नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। अक्सर इस मौके पर वो अपनी मां के साथ कैमरों के जरिए नजर आते हैं, अपनी मां के पैर छूते हैं, उनकी हाथों से मिठाइयां खाते हैं और आशीर्वाद लेते हुए फोटो अब तक वायरल होते रहे हैं, आपने देखा होगा। लेकिन आज मोदी जी अपनी माता जी के पास गुजरात न जाकर मध्य प्रदेश में थे। दरअसल मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को आज छोड़ा गया है और ये काम मोदी जी के हाथों से करवाया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जन समूह को और खासकर महिलाओं को संबोधित किया। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये आप भी सोचेंगे कि राहुल गांधी की बात, और यहाँ लिख रहे हैं राहुल के बढ़ते कदम से कौन कौन परेशान, और मोदी जी के जन्मदिन की बात कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं, आइए सुनते हैं। और भी बहुत कुछ है इस पिटारे में और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बाइट को हम क्यों सुना रहे हैं। जरा सुनिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मेरे जन्मदिन को याद किया। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कुनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं। सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं। खैर,
मोदी जी को जन्मदिन मुबारक हो, वो दीर्घायु हों। वैसे पिछले कुछ वर्षों से मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार युवा विरोध प्रदर्शन के तौर पर बेरोजगारी दिवस मनाते हैं। और चीता की बात भी हम करेंगे और राहुल गांधी की बात तो करेंगे ही करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की बात तो इस पूरे कार्यक्रम में हम करेंगे उस पर बात। लेकिन बेरोजगार युवा जो हैं वो बेरोजगार दिवस मनाते हैं और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन पर, इस नहीं पिछले जन्मदिन पर भी और उससे पिछले जन्मदिन पर भी युवाओं ने हल्ला बोल किया था, उसका एक नमूना आज देखिए। आइए उसकी एक बानगी देख लेते हैं। डिग्री के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ गई है। आज मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब युवा साथी यहाँ मिलकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हम सबको वादा किया था। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। युवाओं की जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। युवाओं की जो बात सरकार ना सुने, वो सरकार बदलनी है। मोदी जी के राज में डोरा आ गया हाथ में। मोदी जी के राज में डोरा आ गया हाथ में। युवा क्या मांगते रोजगार, हम क्या मांगे रोजगार, भाई मांगे बहने मांगे, भाई मांगे बहने मांगे, यूपी मांगे, अरे मुंबई मांगे, हिमाचल मांगे, अरे यूपी मांगे, अरे भाई मांगे, अरे बहन मांगे, अरे डॉक्टर मांगे, अरे वकील मांगे। ये सरकार हुई बेकार, ये सरकार हुई बेकार। मोदी तेरे राज में तो देखा आपने। खैर, देश में महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी चरम पर है और इससे इतर बात चीता और शेर पर अटकी हुई है। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत में लुप्त घोषित हो चुके चीतों को भारत लाने की योजना मनमोहन सिंह सरकार के वक्त ही बन गई थी, लेकिन ये काम अब पूरा हुआ है और वाहवाही लेने मोदी जी आगे आ गए। अब तक उनके 56 इंची सीने और लाल आंखें दिखाने वाली बहादुरी के किस्से बीजेपी जनता के बीच प्रचारित करती थी, लेकिन अब शेर चीता लाया है। शेर चीता लाया है, ये एक कहें तो जुमले के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और ये जुमला राजनीति के बाजार में अब आ चुका है। जी हां, मोदी जी को अब उनके समर्थक और पार्टी नेता, कुछ मीडिया शेर बताने लगे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले आप याद कीजिए कि राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान उनकी चाल और स्टाइल का एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब चला था। कई बार हमारे इस चैनल पर भी आप उस सीन को देखते रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं अभी, यही इस चाल और इस स्टाइल को मीडिया पर खूब, सोशल मीडिया पर यह खूब छाया रहा और इसमें राहुल गांधी के समर्थकों ने उन्हें शेर जैसी चाल वाला बताया था। खैर, राजनीति के जंगल में शेर और चीतों की बातें चुनाव तक होती ही रहेंगी। फिलहाल ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी चाहे जितना राहुल गांधी को नाकाम और नाकाबिल बताने की कोशिश करे, लेकिन मोदी जी के मुकाबले जब भी किसी विपक्षी नेता की बात आती है तो सबसे पहले राहुल गांधी का नाम ही सामने आता है। अब नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता भी राहुल गांधी की ताकत पहचानने लगे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं और नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी को चुनौती देने के लिए नीतीश नए नए दांव भी खेल रहे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार अगले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जो पंडित नेहरू की संसदीय सीट हुआ करती थी। कुर्मी बहुल वोटों वाली ये सीट पूर्वांचल में आती है और नीतीश कुमार को यहां लेफ्ट और समाजवादी पार्टी का भी साथ मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस तरह बीजेपी के लिए वहां पर बड़ी चुनौती यहां
पेश हो सकती है। तो एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी को घेरने में लगे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के ही कई नेता एकता की डोर बंधने नहीं दे रहे हैं। मायावती अलग बैठी हैं, ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, केसीआर किस पाले में जाएंगे कहना मुश्किल है, और अरविंद केजरीवाल तो खुद को पीएम मटेरियल मानते हैं, इसीलिए वो इस मोर्चे में नहीं आएंगे। वैसे भी वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का विरोध करते दिखते हैं। अभी एक कार्यक्रम में उनसे जब पूछा गया कि वे कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, तो जवाब में उन्होंने तंज कसा कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काफी नहीं है। ये ऐसा जवाब है जिसमें सामने नजर आ रही चीज को भी अनदेखा करने की कोशिश की जा रही है। पूरा देश देख रहा है कि राहुल गांधी को कैसा समर्थन मिल रहा है, लेकिन केजरीवाल अब भी उन्हें कमजोर और पार्टी को कमजोर बनाने वाला साबित कर रहे हैं। इसका कारण साफ है कि केजरीवाल नहीं चाहते कि कांग्रेस बीजेपी को मात दे। तो सवाल यह है कि केजरीवाल चाहते क्या हैं? क्या कांग्रेस से मतभेद रखने वाले बाकी विपक्षी नेता भी क्या चाहते हैं? यह भी सवाल है। क्या वे बीजेपी को हराने के लिए, यानी जो कांग्रेस से बाकी जो दूसरे नेता हैं, अपने एजेंडे को किनारे नहीं रख सकते, या कांग्रेस विरोध ही उनकी राजनीति है, फिर चाहे इसमें बीजेपी को जीत मिले। लेकिन इन सब राजनेताओं से इतर एक बहुत बड़े व्यापारी, योग गुरु से व्यापार जगत में डंका बजाने वाले एक बहुत बड़े व्यापारी हुए। नाम है उनका रामदेव। पतंजलि पीठ जो है, शक्ति पीठ, योग पीठ, माफ करें, योग पीठ, उसके वो सर्वे सर्वा हैं। उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं, तो उनका क्या जवाब था, जरा स्क्रीन पर ले आइए, देखिए। उनका जवाब था कि नेहरू जी योग करते थे, इंदिरा जी भी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई, जी हां, राहुल भाई भी योग करते हैं। अब राहुल की मेहनत रंग ला रही है, राहुल भाई की मेहनत रंग ला रही है। भारत जोड़ो यात्रा में वो बड़े शान से चल रहे हैं, कभी कुर्ता पाजामा में तो कभी टी शर्ट में राहुल गांधी जी चल रहे हैं। अब उनके ऊपर रोज खबरें बन रही हैं और हेडलाइन बन रही हैं। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया पर थोड़ी जगह मिलती थी, आज मीडिया में उसके नाम की चर्चा हो रही है। यही उसकी विजय यात्रा है, समझ रहे हैं आप? यही उसकी विजय यात्रा है राहुल भाई की। ये बात कह रहे हैं पतंजलि योगपीठ के सर्वे सर्वा रामदेव। तो क्या रामदेव भी समझ गए हैं या समझ रहे हैं जो पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी तक की बातें कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की तारीफ है। आखिर क्यों रामदेव ने राहुल गांधी की तारीफ की? बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन सवाल यहां उठता है कि क्या गैर कांग्रेसी विपक्ष और कांग्रेस के बढ़ते कदम दोनों को रोकना अब विपक्षी दल के साथ साथ जो बीजेपी है उसके लिए मुमकिन है? गैर कांग्रेसी विपक्ष की बात यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई ऐसे विपक्षी, जिसमें ममता बनर्जी से लेकर के केसीआर से लेकर के मायावती और बहुत सारे और भी नेता हैं, उन सब का जिक्र आता है। क्या ये लोग भी कांग्रेस के साथ आएंगे या आने वाले समय में ये थर्ड फ्रंट की ओर जाएंगे? और कांग्रेस का जो बढ़ते कदम हैं उसको रोकना क्या मुमकिन है? राहुल के बढ़ते कदम से कौन कौन परेशान है? आइए इन तमाम सवालों पर चर्चा करें। हमारे साथ इस चर्चा में कुछ साथी, वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ मीनू जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मीनू जी कांग्रेस पार्टी के अंदर की बहुत सारी खबरें लाती हैं और लगातार सुन रहे हैं हम। मीनू जी आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ 3 और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी का। आप पांचों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। वीकेंड है, शनिवार है, छुट्टी का दिन, लेकिन थोड़ा सा हम भी गपशप कर रहे हैं, इसमें आप भी मजा लीजिए। शुरुआत में आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी के पास इस बार नहीं जा पाए, लेकिन जहां पहुंचे
वहाँ चीता पे बात हुई, चीता को शेर लाया है। और शेर कौन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनके भक्त और गोदी मीडिया बता रहे हैं। दूसरा एक शेर और भी है जो अभी पैदल चल रहा है, वो उनके भक्त लोग बता रहे हैं उनको, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। इन सबसे इतर देश में बेरोजगारी है और बेरोजगारी चरम पर है। इसी महीने 3-4 दिन पहले एक बेरोजगारी का आंकड़ा और आया है और उस आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी दर अभी चरम पर है। और बेरोजगार युवा आज आपने देख लिया, बाइट्स कुछ बताने की जरूरत नहीं, नारे लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सबसे इतर रामदेव जो बहुत बड़ा व्यापारी हैं, उनका भी आपने देख लिया, वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। और साथ साथ बाकी तमाम विपक्षी दल के नेता वो क्या चाहते हैं, केजरीवाल क्या बोल रहे हैं। केजरीवाल सीधा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को कमजोर करने की जरूरत मुझे नहीं है, आम आदमी पार्टी क्यों कमजोर करे, वहां तो राहुल गांधी हैं। ठहाके लगते हैं, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, बच्चे खासकर, वो ठहाके लगा रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है इस देश में। लेकिन इससे इतर राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, उस पदयात्रा में जो उनके बढ़ते कदम हैं, उसको रोकने की जो कोशिश लगातार हो रही है, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से, आपने सुन लिया केजरीवाल को, और कई ऐसे हैं जो बिना बोले कह रहे हैं, उनको सुनना अभी नहीं सुना जा सकता है, आने वाले समय में सुन भी सकते हैं, और नहीं तो हो सकता है कि वो सरेंडर कर जाएं। पूरे घटनाक्रम पर मीनू जी आपसे समझना चाहूंगा, जो कुछ चल रहा है आज चलते हुए, यानी यात्रा का 10वां दिन और यात्रा शुरू हुए 11वां दिन है। कोल्लम से आगे बढ़ रहे हैं केरल में, और धीरे धीरे यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। केरल में अभी इस महीने पूरा रहना है 30 तारीख तक, और 1 को जैसा अभी तक जो प्लानिंग है, और 25 किलोमीटर लगभग रोज चलना है, उस आधार पर यह माना जा रहा है कि 1 अक्टूबर को यह यात्रा कर्नाटक में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन उससे पहले केरल और इससे पहले तमिलनाडु, दोनों एक फ्रेंडली स्टेट के रूप में माना जा रहा है। तमिलनाडु तो पूरा का पूरा फ्रेंडली है, बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके के साथ वहां गठबंधन भी है और सरकार भी है। केरल में थोड़ी सी चर्चा जरूर हुई, इनके विरोध की चर्चा, कि आप केरल में 18 दिन रुक रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मात्र 2 दिन। हालांकि उत्तर प्रदेश में 5 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन चलिए 2 दिन या 5 दिन मायने नहीं रखता। कर्नाटक में प्रवेश के बाद क्या कुछ होगा ये देखना होगा, और जिसकी तरफ आप इशारा पहले कर चुकी हैं मीनू जी। लेकिन अभी जितनी बातें हो रही हैं और इस बढ़ते कदम पर जो चिंताएं दूसरे दल के नेता, विपक्षी दल के नेता उठा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी दलों का इस यात्रा की सफलता से चिंतित होना, बौखलाना या बौराना स्वाभाविक है, जिसमें कि भाजपा या उसके जो समकक्ष विचारधारा वाले लोग हैं, उनका, जितने भी दल हैं, उनका बौखलाना स्वाभाविक है। जिसमें कि आपने अभी केजरीवाल जी का भी उदाहरण दिया। तो केजरीवाल जी, मतलब एक तो उनका अनकॉल्ड फॉर कमेंट था कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी की, क्योंकि मेरे जहां तक जानकारी है, मेरे ख्याल से आज तक राहुल गांधी ने कभी केजरीवाल जी के ऊपर कोई ऐसा कोई सीधा प्रहार या कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी या इस तरह की, जिसको कहते हैं ना, अपमानजनक टिप्पणी है मेरे ख्याल से ये, तो ऐसी कभी आज तक की नहीं है। उनको अचानक से ऐसा क्या बेचैनी हुई कि जो उनको ये शब्द बोलने के, कड़े शब्द के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उनका क्या है कि केजरीवाल है कि ये इन प्रकार भाजपा के ही एजेंडा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया में तो खुलेआम कहा जाता है कि वो संघ का छोटा रिचार्ज है या बीजेपी की बी टीम है। तो कांग्रेस भी इस बात को खुल के कहने लगी है अब। तो अगर वो बीजेपी की टीम है, जैसा कि उनके क्रियाकलापों से और उनके अलग अलग कदमों से ये साबित होता जा रहा है कि वो भाजपा को पराजित करने के लिए मैदान में नहीं है, वो कांग्रेस को के वोट काटने के लिए या कांग्रेस को हाशिए पे धकेलने के लिए वहां मैदान में है। अब उसके लिए उनको भाषा का गलत इस्तेमाल करना हो या किसी और तरीके का हथकंडों का इस्तेमाल करना हो, तो वो उसमें माहिर हैं। और ये भी कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर तो कि वो मोदी जी से ज्यादा उस्ताद हैं इस मामले में, कि ये इनके साम दाम दंड भेद और
येन केन प्रकारेण जो कहा जाता है कि वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वो कर सकते हैं इस चीज का इस्तेमाल, जो कि हम देख रहे हैं वो गुजरात में भी उनका ये चल रहा है। दूसरी बात, केजरीवाल जी जिस लोकतंत्र, आप खुद को लोकतांत्रिक होने की बात, खुद की पारदर्शिता की बातें करते हैं, तो परसों ही जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे लिए तो ये एक सूचना खबर थी कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संविधान में संशोधन करके खुद को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया है, या मतलब पार्टी ने उनको आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो केजरीवाल किस मुंह से राहुल गांधी के ऊपर तंज कस रहे हैं? वहां तो पार्टी में इलेक्शन होने जा रहा है। तो केजरीवाल को समझना चाहिए, और उनके पास ठीक है वो अपनी बातों के लक्ष्य उतार के या भाजपा के सपोर्ट से वो अपने पंख पसारने में कामयाब हो रहे हैं काफी जगह पर, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि उनके पास अभी आपको ध्यान होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक उनके कामकाज को लेके पंजाब में एक बहुत सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये केजरीवाल जो है, ये जो अपने भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। वहां उन्होंने राघव चड्ढा को बैठा रखा है। डे टू डे के जो निर्णय हैं वो राघव चड्ढा लेते हैं, और बाकी के निर्णय जो और ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, नीतिगत निर्णय, वो केजरीवाल के पास भेज दिए जाते हैं कागज पत्तर, और वहां से उनकी अप्रूवल आएगी या वो बताते हैं कि इसके आगे क्या करना है। तो उसमें कोई भी हो, उसमें आप केजरीवाल को ले लीजिए, आप या आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आप भाजपा को ले लीजिए, और केरल में सीपीआईएम ने भी थोड़ा अलग रुख दिखाया, तीखे तेवर दिखाया कि सेंटर की जो लीडरशिप है सीपीआईएम की, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। जो ये सख्त रवैया या थोड़ा जिसको कहते हैं ना तिरछी नजर जो कर रहे हैं, वो पिन्यारी विजन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसका नुकसान भी होता है कि आपको शक्ति बजाय हम यात्रा के ऊपर लगाएं, उसके बजाय हमें शक्ति उसके ऊपर व्यय करनी पड़ती है उनका रिबटाल देने में। लेकिन कांग्रेस ने वहां ज्यादा शक्ति व्यय नहीं की और वो आगे निकल गए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी जो सफलता है, जैसे अभी पहले भी बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई वर्टिकल क्यों जा रही है यात्रा, सीधी क्यों जा रही है, पश्चिम के और पूर्व के राज्यों को क्यों नहीं छेड़ रही है, वहां क्यों नहीं जा रही है। तो उसके लिए अब ये हुआ है कि ये यात्रा पूरी होने के बाद पोरबंदर से परशुराम कुंड उत्तर पूर्व में, वहां तक की एक यात्रा की जाएगी। और अभी नवंबर में आसाम में 800 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही है, आसाम राज्य में, और साथ साथ बंगाल में भी पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है। उसमें केंद्रीय नेता जाएंगे, राहुल गांधी उसमें शायद नहीं जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो जो पदयात्राएं हैं, जो ये राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, इसको जो लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे ख्याल से तो अब जो है पदयात्रा को कांग्रेस को क्योंकि एक सौभाग्य समझिए कि इतना जो फिजिकली फिट एक नेता है जो 3,500 किलोमीटर चलने की क्षमता रखता है, अभी तक तो कर ही चुका है जितना उन्होंने दिखाया है, तो एक उनके लिए एक जिसको कहते हैं ना बोन है। तो कांग्रेस को इस या पद यात्राओं की जो एक कड़ी है, लड़ी है, इसको जारी रखना चाहिए, और ये निश्चय ही जन सामान्य से जुड़ने में और उसको विपक्षियों के मुंह बंद करने में निश्चय ही ये कामयाब होगी। जी राजीव, बिल्कुल विपक्षियों के मुंह बंद करने, लेकिन जरूरत क्या है विपक्षियों की? सीधा आना चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। प्रोफेसर रविकांत जी, विपक्षी दलों के बारे में अभी 2-3 बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश के हमने देखे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुल के जयराम रमेश कह रहे हैं कि इस यात्रा का मेन मकसद यही है कि कांग्रेस मजबूत हो, देश को हम मजबूत करना चाहते हैं, देश से नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, इन सबको दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई इरादा या हमारा कोई मकसद इस यात्रा से विपक्षी दल को कमजोर करना या मजबूत करना नहीं है। विपक्षी एकता की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, यहां हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या मायने रखता है उनका ये सेंटेंस जिस पर वो विपक्ष की बात कर रहे हैं? आपके नजरिए से जरा ये समझाइए कि एक तरफ
नीतीश कुमार हैं जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात होती है, राहुल दक्षिण जाते हैं, नीतीश कुमार बिहार उत्तर से विपक्षी एकता की बात करते हैं। लेकिन जयराम रमेश जो कह रहे हैं कि हाँ विपक्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, हाँ खुद को मजबूत, अगर खुद को मजबूत कर रहे हैं तो फिर ये दूर की कौड़ी के रूप में इसे देखा जाए या कुछ और माना जाए? क्या देखें, क्या कहें? देखिए राजीव जी, आपके सवाल पर मैं आऊं उसके पहले आज का जो अवसर है थोड़ा उस पर बात कर लेना चाहता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, हम सब उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आज दक्षिण भारत के एक महानायक पेरियार रामास्वामी नायकर की भी जयंती है। आज विश्वकर्मा पूजन भी है और मुझे लगता है कि जो स्वघोषित ओबीसी हैं मोदी जी, उन्होंने इन दो महान लोगों को जो खुद ओबीसी से आते हैं, पेरियार साहब भी और विश्वकर्मा भी, ज्यादातर वही लोग उनकी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। और विश्वकर्मा तो मैं अगर ये कहूं कि रोजगार सृजित करने वाले देवता या जो भी आप माने तो वो हैं। उनकी जयंतियों को, उनके दिनों को दरकिनार करके जिस तरह से पूरे देश में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है इवेंट के तौर पर, वो कितना ओबीसी समर्थक है या कितना ओबीसी हितैषी होगा, ये एक बात समझ में आती है। दूसरी बात जो चीता लाने की है, तो मैं तो ये सोचता हूं कि ये मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जो गए हैं वो कब लौट के आएंगे? ये जो हजारों करोड़ रुपया लेकर के गए हैं उनकी वापसी कब होगी? मोदी जी पहले उसका जवाब दें। ये जो चीताओं का आना है भारत में और जिस तरह से उसका इवेंट बनाया जा रहा है, उन माताओं को कहा जा रहा है कि आज मैं अपनी मां के पास नहीं गया, यहां आया हूं। अरे इन माताओं से पूछिए कि महंगाई का हाल क्या है। इनको आपने जो गैस सिलेंडर दिया था वो गैस सिलेंडर भरवा पा रही कि नहीं भरवा पा रही? शाम का उनका भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये सवाल भी आज के दिन होने चाहिए और इसीलिए बहुत सारे बेरोजगार युवा ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इवेंट में माहिर जो पूरी पार्टी है और उसका जो साथी मीडिया है वो केवल मोदी जी के जन्मदिन को दिखा रहा है। लंबे समय से ये आरोप लगते थे कि साहब विपक्ष है कहां? आज तो विपक्ष सड़क पर है। विपक्ष का एक बहुत कद्दावर नेता इतनी लंबी यात्रा के लिए चल चुका है, अब पूछा जा रहा है कि साहब मीडिया कहां है? ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वही राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, लेकिन आज मीडिया गायब है जो पूछता था कि विपक्ष कहां है। अब इसमें जुड़ता है कि ये जो विपक्ष है जो इस सरकार के खिलाफ 2024 में जिसे एकजुट होना चाहिए, उसकी ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद और विवाद है, इसके क्या मायने हैं? क्या ये विपक्षी खेमे में कहीं दिक्कत तो नहीं पैदा करेंगे? तो पहली बात तो ये है कि केजरीवाल से आप उम्मीद करें कि वो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, ये संभव नहीं है। ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, केसीआर की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा है, राहुल गांधी की अपनी महत्वाकांक्षा है कांग्रेस पार्टी के। और मुझे लगता है कि ये महत्वाकांक्षाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब नरेंद्र मोदी को जो कहा जाता था कि साहब आपके सामने है कौन, आज 1 दर्जन करीब ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनके विजन को और उनकी कार्यशैली को, उनके वैचारिकी को, उनकी नीतियों को, उनके नियत को अब पूरा देश देख चुका है। तो इसलिए ये जो विपक्ष है, इतने सारे चेहरे हैं, इतने सारे व्यक्तित्व हैं जिनको लंबा अनुभव है। नीतीश कुमार को आप देखिए कितना लंबा अनुभव, शरद पवार को कितना लंबा अनुभव है। ये अनुभव अगर एक प्लेटफॉर्म पर आता है तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगी 2024 के चुनाव में। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? तो जाहिर तौर पर जैसे केरल से ही जब ये गुजर रहे हैं तो सीपीएम विरोध कर रहा है, ये कह करके कि साहब यहां आप 18 दिन है, उत्तर प्रदेश में 2 दिन या 6 दिन है। वहां पर लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और सीपीएम के बीच है, तो जाहिर तौर पर कि वहां दोनों लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे या इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस हिंदुत्व के विचार के खिलाफ जब होंगे तो दोनों एक साथ होंगे। माने प्रदेश में
आमने सामने होंगे, जब देश की राजनीति होगी तो वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक वैसे ही नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो या ममता बनर्जी को भी मैं ले रहा हूं फिलहाल, हालांकि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन केजरीवाल इस खेमे से बाहर हो। केजरीवाल पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और अब तो लगभग ये तय हो चुका है कि केजरीवाल आरएसएस का ही छोटा रिचार्ज आप मानिए। उनकी पूरी आइडियोलॉजी, उनकी कार्यशैली, ये सब उस तरह से चलती है। तो मुझे लगता है कि ये द्वंद्व चलता रहेगा, ये आपस की जो मुठभेड़ है ये चलती रहेगी। जो भी गठबंधन होगा वो पोस्टपोन होगा, पहले फिलहाल नहीं होना है। तो इसलिए एनएचयू की आपस में भी संघर्ष करना है, तो ये चीजें चलती रहेंगी। और विपक्ष में मैं इस तरह से वो नहीं देखता हूं कि इसमें कोई फूट होगी, क्योंकि ये वैचारिक रूप से भी इनमें थोड़ी मतभिन्नता है। कोई सोशलिस्ट है, थोड़ा कोई सेंटर टू लेफ्ट है, कोई सेंटर टू थोड़ा साउथ है। तो ये जो वैचारिकी है और कार्यशैली है, ये उनको एकजुट करेगी। जब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा उसके जरिए वो मुझे लगता है कि एकजुट होकर के ये विकल्प पेश कर सकेंगे। और अब भारत के लोग इस बात को जान गए हैं और हम सब लगभग इस बात को मानते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान जो इस देश में काम हुए, उसमें सीपीएम के दबाव के चलते कितने काम हुए, उसमें आरटीआई आया जिसको अब खत्म कर दिया गया, लगभग इतना कमजोर कर दिया गया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये तमाम ऐसे प्रावधान आए हैं जिसने आम आदमी के अधिकार को बहुत मजबूत किया था और सरकार को उत्तरदायी बनाया था, नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किए थे। आज तो कर्तव्य पथ की बात हो रही है कि नागरिक जो है उसको जनता बनाना, कि आप तो केवल कर्तव्य पथ पर चलेंगे, अधिकार सरकार के पास है, इसलिए आप अधिकार की बात मत कीजिए। ये बहुत विडंबना का समय है और इसीलिए ये जो राहुल की यात्रा है और नीतीश कुमार का जो प्रयत्न है, मैं इसी में एक बात और जोड़ दूं अगर थोड़ा समय हो। नीतीश कुमार तुरुप का इक्का साबित होने वाले हैं और इसलिए साबित होने वाले हैं कि मेरी जो अपनी जानकारी है, जो जिस जाति से वो आते हैं, कुर्मी से, कुर्मी जाति के 1000 से ज्यादा ग्रुप बन चुके हैं जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। साथ ही साथ 1931 का जो जातीय जनगणना का आंकड़ा है वो ये कहता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो ओबीसी की जाति है वो कुर्मी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो नीतीश के पीछे जो एकजुटता हो रही है, नीतीश कुमार गुजरात में भी बहुत प्रभाव डाल सकते हैं अगर कांग्रेस का वो प्रचार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पाटीदार पटेल ये बहुत बड़ी तादाद है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, तो इसलिए तुरुप का इक्का साबित होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या क्या बनेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। और कांग्रेस राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ जो उनकी जुगलबंदी है, तेजस्वी के साथ जो उनकी जुगलबंदी है, वो बड़ी कारगर साबित हो सकती है। बस देखना ये होगा कि कोई विपक्ष गलती ना करे, राहुल गांधी इसी संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते रहे और नीतीश कुमार अपने कूटनीतिक प्रयास के जरिए जो और विपक्ष है उसको एकजुट करते रहे। को एकजुट करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं और आगे, हालांकि अभी तो मिलकर के गए दिल्ली से और उसके अलावा प्लानिंग हो रही होगी जो भी है, लेकिन राहुल गांधी के इस बढ़ते कदम से परेशानी में कौन कौन है, कौन कौन परेशान हैं। और राहुल गांधी खुद को जिनको कहा जाता था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, उससे ये फुल टाइम पॉलिटिशियन तक का जो सफर है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। और खासकर ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अब अगर इस पूरी यात्रा को वो कर लेते हैं तो एक स्थापित नेता के रूप में इस देश में एक नया, एक अलग तरह का नेता राहुल गांधी के रूप में इस देश को मिलने वाला है। लेकिन पिछले 10 दिनों की यात्रा में जो कुछ मिला है इस देश को, उसको किस रूप में देखते हैं सुनील शुक्ल जी, और साथ में इस कदम से कौन कौन परेशान है, क्या है आपके पास खबरें? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की इस यात्रा से वो लोग परेशान हैं जो फिरका परस्ती की राजनीति पर उनकी राजनीति निर्भर है।
वह परेशान है जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई आस्था नहीं है। वो लोग परेशान हैं जो राज्यों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते। वो लोग परेशान हैं जिनको देश के नागरिकों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। वो लोग परेशान हैं जो देश के नागरिकों को नागरिक नहीं भक्त बनाना चाहते। वो लोग परेशान हैं जो इस देश के आर्थिक व्यवस्था से जिनका कोई लेना लाना नहीं। अरविंद केजरीवाल की बात, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कल ये बात कही, ये इसमें कोई भी अनपेक्षित नहीं है। अरविंद केजरीवाल वही राजनीति कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं शुरू से कहता कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष की वह पार्टी है जिनको भारतीय जनता पार्टी पुष्पित और पलवित कर रही है और विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इस बात की कोशिश कर रही है कि अगर ही गुजरात में अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी माहौल बनता है तो वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में उसका बंटवारा हो जाए। कल जिस तरीके से उन्होंने बात की कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बात होनी चाहिए, राष्ट्रीय विपक्षी एकता की बात नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना शिक्षा नहीं है। लोगों को यह बताना कि संवैधानिक ढांचा जो हमारे देश का है वो चरमरा रहा है, यह शिक्षा नहीं है। लोगों को यह बताना कि समाज को फिरका परस्ती की ओर ढकेला जा रहा है, यह शिक्षा नहीं है। क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है? लोगों को यह बताना कि आपके लोकतांत्रिक मूल्य छीने जा रहे हैं और आपको इसके खिलाफ डट के खड़ा होना होगा, क्या यह शिक्षा नहीं है? यह शिक्षा का अंग नहीं है। शिक्षा का अंग केवल अल्फाबेट पढ़ाना है, क से कबूतर पढ़ाना, यह शिक्षा है। और अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो क्या देश के लोगों को यह बताना जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण होता चला जा रहा है, किस तरीके से इसमें इसकी व्यावसायिकता बढ़ती जा रही है, इसके प्रति लोगों को सतर्क करना यह शिक्षा का अंग नहीं है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था निजी हाथों में दे दी जाएगी? क्या निजीकरण के खिलाफ कभी अरविंद केजरीवाल खड़े हुए? क्या उस किसी भी मुद्दे पर खड़े हुए जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर एक प्रहार था या है? सवाल है ना कि आप अरविंद केजरीवाल से आप उम्मीदें नहीं कर सकते। और मैं तो बार बार ये कहता हूं राजीव जी कि चुनाव के पहले नेता कौन होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, इसकी बात ही नहीं करनी है। जो जहां है वह अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े। चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा या जो सांसद चुन के आएंगे उनका नेता कौन होगा। अब कोई विचारधारा की बात नहीं है। क्या वामपंथी लोग जनसंघ के साथ सत्ता में भागीदार नहीं रहे हैं? क्या समाजवादी लोग जनसंघ के साथ सत्ता में भागीदार नहीं रहे हैं? कांग्रेस को छोड़ करके इस देश की कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा नहीं दिया, जिसने उन नेताओं के साथ मंच नहीं शेयर किए? एक पार्टी का नाम बताइए। केवल कांग्रेस ऐसी है जो किसी भी स्थिति में रही हो उसने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का कभी सहयोग नहीं लिया, किसी मुद्दे पर सहयोग नहीं लिया। तो यह जो राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी की यात्रा से ऐसे ही तत्व विचलित है। और जिनको इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था है, आजादी के नायकों ने जो लोकतांत्रिक मूल्य हमको दिए, जो जीवन मूल्य हमको उन्होंने दिए, जो राजनीतिक सोच हमको दी, उसके प्रति जिनका विश्वास है वो राहुल गांधी के समर्थक है। राहुल गांधी ही तो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस कितनी मजबूत होगी नहीं होगी, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं इस बात से बहस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इस देश का राजनीतिक पर विमर्श बदलेगा तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक तत्व मजबूत होंगे जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है, जिनका सर्वधर्म भाव में आस्था है, जिनको सांप्रदायिकता से कोई लेना लादना नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को यह कह सकते हैं कि वो नेता हैं? अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करने में आपको डर लगता है, आप किसी मोर्चे पे खड़े होकर अपनी बात कहने की हिम्मत आपके पास नहीं है और आप एक राजनीतिक दल को चुनौती दे रहे हैं, जो बात करने का उनका ढंग था कल के कार्यक्रम में, आप उसी को देख लीजिए राजीव जी। वो कोई गंभीर राजनेता उस तरह से बात करता है। देश की प्रमुख चुनौतियों के बारे में वहां उपस्थित लोग और वहां के पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप जवाब क्या दे रहे हैं और किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल कोई इस देश की राजनीतिक दिशा थोड़े तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की ही जनता कितनी है, इसको ही आप देख लीजिए कि विधानसभा चुनाव में क्या होता है और लोकसभा के चुनाव में क्या होता है। तो इतनी बड़ी स्थिति वो नहीं है।
और जयराम रमेश ने जो केरल के बारे में बात कही, बिल्कुल मैंने सही कहा। मुझे आप ये बताइए राजीव जी, आप इस एडिटर इन चीफ हैं और इस कार्यक्रम के संचालक हैं, अगर हमें आपकी योग्यता में संदेह हो जाए और हम लोग मान लें सभी पांचों लोग कि आप इस कार्यक्रम का संचालन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग आएंगे क्या? कभी आपका फोन नहीं उठाएंगे, आने के बाद तो छोड़ दीजिए। अगर कांग्रेस अपने आप को आज के राजनीतिक दौर में प्रासंगिक नहीं रखेगी तो कौन पूछेगा उसको? कौन सा राजनीतिक दल उसके पीछे खड़ा होने या उसको साथ पीछे छोड़ दीजिए, साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा? कोई मतलब है क्या? अगर उन्होंने कहा कि हम अब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, सही बात, हर राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करता है। आप उसको मजबूत करने में सहयोग करें चाहे मत करें। विपक्षी दलों के संगठन को, एकता को मजबूत करना कांग्रेस को मजबूत करना थोड़े है, बीजेपी को कमजोर करना है। बीजेपी को कमजोर करना इस देश के उन सभी लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करना है जिसको लोकतंत्र में आस्था है और जिनका फिरका परिस्थिति से अविश्वास है। इसकी बात हो रही है ना। अगर केरल में 8 दिन चाहे 18 दिन चाहे 28 दिन, कितनों भी दिन राहुल गांधी वहां घूम रहे हो, इस देश के ही तो अंग है वो। आप उसको अपने ऊपर चुनौती क्यों मान रहे हैं? और क्या आप इतने सालों तक वहां सत्ता में रहने के बाद एक आदमी के पैदल चलने से आप हिलने लगे? तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम अब मजबूत नहीं करेंगे तो कौन किसके पीछे खड़ा होगा? और मैं राजीव जी, मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के ऊपर बधाई देता हूं। और रोजगार का सवाल तो बात मत कीजिए आप। चीतों को रोजगार मिल गया, इतनी दूर से ला करके उनको रोजगार दे दिया गया। उनको रख रखाव के लिए कितने लोगों को रोजगार मिला, आप इस तरह से उस बात को देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन राजीव जी, चिंता किस बात की होती है? देखिए, मैं अगर कोई असत्य बात कहूं, गलत बात कहूं, चलेगा। अमलेंदु जी भी कोई बड़ा गलत बात कह दें, वो भी चलेगा। जयशंकर जी भी कोई बात कह दें, चलेगा। हम लोग सीनियर मोस्टली समाजवादी आदमी है, कुछ मुंह से निकल गई। लेकिन अगर आप कोई बात गलत कहने लगेंगे एडिटर इन चीफ होकर के, तो बात नहीं चलेगी। अगर इस देश के प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि चीतों के खत्म होने के बाद कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, क्या बात है साहब? क्या या इस देश के लोग इतने जाहिल हैं जिनको इस देश का वर्तमान कुछ भी नहीं पता है? कोई पर क्या जो जहां से उन चीतों को लाए हैं, नामीबिया के नागरिक है सभी, क्या यहां रहने वाले? ये लोगों को पता नहीं है कि 2009 में ही इस बारे में पूरी कवायद हो गई थी? क्या इस देश के लोगों को ये पता नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप के कारण परियोजना लागू नहीं हो पाया था? आप कितना इस स्तर से अगर असत्य बातें, गलत बयानी की जाएगी तो क्या मतलब है? कहां ले जा रहे हैं आप देश को? यह कहा जाता है कि फला व्यक्ति ने बात कही है, उस पर विश्वास की कोई वजह नहीं है। लेकिन तथ्यों को इनकार कर देना, वो भी ऐसे कोई पौराणिक तथ्य नहीं है जिसे बहस हो सकती है कि साहब यह सत्य है, काल्पनिक है, आप मानिए मत मानिए। ये तो दस्तावेजी तथ्य हैं, आजाद हिंदुस्तान के तथ्य हैं, आज से 2009 की ये घटनाएं हैं। और दूसरी चीज, अगर मान लिया कि किसी सरकार ने नहीं किया तो आप तो 2014 सत्ता में हैं, 8 साल क्यों लग गए? आप इस सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर 75 साल में क्या वो सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसमें शामिल नहीं है? उसने क्या किया? क्या जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय आज के माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं थे? पार्टी ने पहल क्यों नहीं कि साहब चीता लुप्त हो गए हैं, इनको जागृत करना बहुत जरूरी है। बाकी जातियां लुप्त हो जाए कोई मतलब नहीं, परंपराएं खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो जाए कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम जीवों के प्रति एक दया के भाव, उनको पुष्पित तलवित करने के भाव हमारे संस्कार सिखाते हैं। हम लोग में कहा जाता था कि जो पहली रोटी बनेगी, हमने अपनी मां से सीखा है कि वो गाय को दी जाएगी। हमने ये सीखा, कौओं को दी जाएगी, बिल्ली को दी जाएगी, 5 रोटियां बनती थी, चींटी को दी जाएगी। हम उस परंपरा के लोग हैं। लेकिन मान लिया कि चीते खत्म हो गए 1952 में, तो भाई आप उसके बाद भी तो रहे हैं ना, आपके पार्टी के लोग रहे हैं। और चलिए ठीक है, उस राज्य में जहां से ये आप पहुंचा, उस राज्य में तो आप पिछले कई सालों सरकार में, उस राज्य सरकार ने क्या किया? तो यह बहुत उचित, यह केवल यही है, यह केवल जो राहुल गांधी की यात्रा से जो एक राजनीतिक परिवेश बन रहा है इस देश में,
उस माहौल, उससे लोगों का ध्यान हटाने की सभी कोशिश है। चीता, बाघ, भालू, अब क्या चलेगा? टी शर्ट चल नहीं पाया, वो कंटेनर का 5 स्टार मामला चल नहीं पाया, वो क्या नाम है, किसी पादरी से वो मिल लिए थे, वो मामला चल नहीं पाया। वो कल एक कहानी शुरू हुई कि चंदे के नाम पर वहां के सब्जी विक्रेताओं से मारपीट हुई, वो चल नहीं पाया। तो अब चलेगा क्या? अब कुछ और चलिए, कुछ जंतु विज्ञान, जंगल की व्यवस्था की जाए, बात की जाए। डरे हुए वही लोग हैं राजीव जी, जो लोग, जिन लोगों को इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था नहीं है और जिनको शॉर्टकट चाहिए, इन व्यक्तियों को शॉर्टकट चाहिए। आप मूल्यों के साथ जीवन इतना आसान नहीं होता है राजीव जी। अगर आप अपने जीवन मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं तो तमाम तरह की परेशानियां होंगी। गांधी बनना पड़ता है, कोट टाई सूट करके लंगोटी धारण करनी पड़ती है, और एक ही धोती पहननी पड़ती है, और एक ही धोती लपेटनी पड़ती है। और इसके लिए इस इतने साल के सालों, कई वर्षों में केवल एक ही गांधी पैदा हो पाए, कई गांधी पाए हम लोग। ये स्थितियां नहीं होती हैं। आप जिस तरह की आप मैंने ये लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं तो मुतमईन हूं राजीव जी कि इस यात्रा से इस देश का राजनीतिक विमर्श बदलेगा, और जब इस देश का राजनीतिक विमर्श बदलेगा तो निश्चित रूप से वो ताकतें मजबूत होंगी जिनको इस देश के लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास है, उन मूल्यों में विश्वास है जिनके लिए हमारे देश के नायकों ने बलिदान किया है। जी राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत सारी बातें अभी होती भी रहेंगी। लेकिन अमलेंदु जी, केजरीवाल जी की बात तो सामने आ गई है, बहुत ऐसे नेता हैं जिनकी बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन जयराम रमेश जो 2009 में जिस समय चीता की बात हुई थी मनमोहन सरकार में, उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, और उस समय क्या जिक्र भी चल रहा है। आज खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पे इस देश को चीता दे दिए हैं, और 75 साल बाद ही सही, लेकिन चलिए आया है, और स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन की बधाई भी, और स्वागत चीते को। लेकिन साथ साथ इधर शेर की बात जो हो रही है, मेरा शेर तेरा शेर, उसमें राहुल गांधी जो शेर बन के उभरे हैं, उसमें कौन कौन ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और राहुल गांधी की छवि पिछले 10 दिनों में कुछ बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे सवाल पूछा जाता है, जैसे कल केजरीवाल ने जवाब देना शुरू किया, पीछे से ठहाके लगते हैं। कई ऐसे चैनलों पे देखेंगे युवा जो आज पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे सवाल करते हैं वो, उन सवालों को देखिए, जैसे जवाब देते हैं वो, उन जवाबों को देखिए, तो लगता है कि उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फीड किया गया है, क्योंकि जमाना तो कंप्यूटर का है, आप कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम फीड करते हैं, उसी ढंग से इन युवा बच्चों में भी अब फीड कर दिया गया है, जो गांधी से ज्यादा गोडसे का नाम लेने में विश्वास रखे। ऐसे युवाओं की भी बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, माफी चाहता हूं, जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना है कि बहुत ऐसे युवा हैं जो आज बहुत खुश होते हैं। क्या थोड़ी सी खुशी कम होते हुए दिखाई दे रही है इन 10 दिनों में अमलेंदु उपाध्याय जी, ऐसे युवाओं की? एक तो राजीव जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शतायु हो और 2047 तक कम से कम राज करे, ताकि देश जो है उनके वादे के अनुसार 2047 तक विकसित बन जाए उनकी आंखों के सामने। वादा तो 2022 तक था विकसित बनने का, सबको घर मिलने का, सबको रोजगार मिलने का, किसानों की आमदनी दोगुनी होने का। चलिए कोई बात नहीं, 2022 निकल गई, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन 2047 का वायदा है, देश विकसित हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री बने रहें, और उनके सामने ही जो है ये देश विकसित राष्ट्र बन जाए, कम से कम उनकी आंखों के सामने। मैं ये चाहता हूं 2047 तक। बहरहाल 70 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता से आग्रह करते हैं, वो भी पूछ कर आग्रह करते हैं, पूछ के। अरे आग्रह करना है तो पूछने की क्या आवश्यकता है भाई? आग्रह तो स्वयं पूछना होता है, तो पूछ के आग्रह क्या करना है कि मैं आग्रह कर लूं, आपसे पूछ रहा हूं, आग्रह कर लूं, इसकी क्या आवश्यकता है? मतलब आग्रह कर रहे हैं तो आग्रह कीजिए, पूछने की आवश्यकता क्या है? बहरहाल प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्हें याद नहीं रहता। ये कहा प्रधानमंत्री ने, उनको याद नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है कि 2009 की बात कैसे याद रहेगी कि जयराम रमेश गए थे चीता का प्रोजेक्ट लेकर के और पास हुआ था,
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में पास हुआ था, 50 करोड़ रुपया भी उसके लिए हुआ था। कैसे याद रहेगा कि पहले चीता तो ईरान से लाए जाने थे, और उस गुजरात में पहले सेंचुरी बनाई जानी थी जिसके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। तो ये कैसे याद रहेगा प्रधानमंत्री को? तो याद ही नहीं रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बड़ा ईमानदार है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कह दिया इसलिए कि पहले जो है उनको याद नहीं रहता है। तो ये तो उनकी याद रहने ना रहने की बात है कुल मिलाकर के। अब परेशानी जो है राहुल गांधी की यात्रा से किसको है किसको नहीं है, अब किसी को भी परेशानी हो राजीव जी, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपना काम करते रहना चाहिए। किसी को परेशानी हो तो वो उसकी भला है, जिसको परेशानी हो रही है राहुल गांधी उसके लिए क्यों परेशान। अगर मान लीजिए मोदी जी को परेशानी है तो मोदी जी की परेशान हो रहे हैं, अगर केजरीवाल जी परेशान हो रहे हैं तो ये उनका मसला है, परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी क्यों परेशान है? राहुल गांधी तो अपनी पार्टी के एजेंडे को, देश के एजेंडे को लेकर के निकले, अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, अपना कर रहे हैं, उसके लिए निकलते रहे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब चीजों से परेशान होने की ना किसी और को आवश्यकता है, और जिनको परेशानी है उनको जाहिर सी बात है परेशानी होगी। दूसरी बात यह कि देखिए जो अधिकांश विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी जिनको कहा जा रहा है, बहुत से राजनीतिक दलों का संघर्ष जो है अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ ही है। तो ऐसी स्थिति में वो ये चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत ना हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जाए, फिर भले ही मोदी जी की ईडी और सीबीआई जो है वो रोज उनको अपने दरवाजे पर बुला के बैठा ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस मजबूत नहीं होनी चाहिए। तो ये उनका भी पहला लक्ष्य है कुल मिलाकर के। ईडी और सीबीआई से तो निपटा जा सकता है, मोदी जी के सामने जाकर के बंद कमरे में नमस्ते भी की जा सकती है कि भाई अब रोक दो थोड़े दिन के लिए ईडी सीबीआई को, लेकिन अगर कांग्रेस बढ़ जाएगी तो वहां तो राजपाट छीनने की भी संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो ये भी एक समस्या होती है। तो ये देखिए अंतर विरोध हैं, और राजनीति में इस तरीके के अंतर विरोध हुआ करते हैं, राज्यों को लेकर के अपने अपने सबके अंतर विरोध होंगे, लेकिन फिर वही बात है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात आएगी तब फिर सबको तय करना होगा कि आपका मुख्य एजेंडा क्या है। आपका मुख्य एजेंडा कांग्रेस को हटाना है या मोदी जी को बचाना है, ये फिर राजनीतिक दलों को तय करना होगा जब राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कांग्रेस की यात्रा आज केरल से निकल कर जा रही है तो कम्युनिस्टों को परेशानी हो रही है, जाहिर सी बात ये होगी क्योंकि वहां वो सरकार में मुख्य विपक्षी दल है। अगर यही यात्रा बंगाल से शुरू होगी तो ममता बनर्जी को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी, जो पहले से परेशान रहती है, तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी और ज्यादा। केजरीवाल तो परेशान है ही, खैर तो उनको तो परेशानी के लिए जो है उनको परेशान होने के लिए मिलता रहता है ऊर्जा पानी, परेशान होते रहते हैं उसके लिए, तो उनको उनकी परेशानी होना स्वाभाविक है। तो और भी दल जैसे अपने मायावती जी का नाम, उनकी परेशानी स्वाभाविक है। देखिए जो असल में जो ये सामाजिक न्याय वाले दल समझ लीजिए या बहुजन वाले समझ लीजिए या सोशलिस्ट समझ लीजिए, अधिकांश दलों की जमीन जो है वो उन्होंने कांग्रेस की जमीन पे अपनी जमीन तैयार की है। तो ये भी एक अंतर विरोध है जो खुल करके सामने आएंगे आगे चल करके। तो ये सब चीजें होंगी, सब होंगी, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि जो बड़ा लक्ष्य है वो लोग इन राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। मुझे लगता है कि समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हो। बड़ा लक्ष्य जो है ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में लौट करके आती है तो फिर आप चाहे मुख्यमंत्री बनिए चाहे गृह प्रधान बनिए, मतलब कुछ नहीं है, फिर चलेगा सब कुछ केंद्र सरकार ही चलाएगी। ये जो सीबीआई ही सब चलाएंगे, जैसे अभी चला रहे हैं इससे ज्यादा बुरी तरीके से चलाएंगे। और जैसा कि कहा चिदम्बरम जी ने कि होलसेल बायर जो है वो सारे विधायक खरीद लेगा, तो आप लेके आते रहिए 3/4 बहुमत अपने राज्यों में, वो सब बिक जाएंगे क्योंकि होलसेल बायर के पास की वो खरीद सकता है। तो अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं कि होलसेल बायर जो है 2024 के बाद कहीं कोई जो है खरीदारी ना कर सके, तो आपका पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए ये आपको तय करना है। ये राहुल गांधी के तय करने की चीज नहीं है, ये जिनको आज राहुल गांधी से परेशानी हो रही है ये उनके तय करने की चीज है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। मान लीजिए अगर कांग्रेस मजबूत होती है और कुछ क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं, अगर ऐसा होता है, लेकिन अगर उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कमजोर होती है तो कौन सी ज्यादा हितकारी चीज होगी, ये इन क्षेत्रीय दलों को तय करना है जिनके सामने समस्या आ रही है कि वो कांग्रेस को मजबूत होता देखें या मोदी जी को मजबूत होता देखें। तो मुझे लगता है कि उनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मोदी जी नहीं, मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस मजबूत होती जाए, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एकदम साफ है, जो जेपी नड्डा थे बिहार में बोल करके आए थे।
सारे क्षेत्रीय दलों के साथ जो उनका रवैया है वो वही रहना है, और 2024 के बाद वो और गति पकड़ेगा, कम नहीं होगा अगर 2024 के बाद लौट करके आती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 2024 में ऐसी मेजोरिटी जो है वो मिलेगी और लौट करके आएंगे। अगर सब ठीक ठाक रहता है और चुनाव जो है प्रक्रिया जो है सब ठीक ठाक है और सब निष्पक्ष तरीके से होता है, मशीनें जो हैं वो जनता की भावना के ऊपर हावी नहीं हो पाती हैं, तो मुझे लगता है कि 2024 में परिस्थितियां कुछ दूसरी होंगी और फिर बहुत चीजें बदली हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आ जाते हैं लौट करके, तो फिर चिंता का विषय जो है, जिनको आज राहुल गांधी की पदयात्रा से हो रहा है, तो वो सब जो सड़क पे आने के लिए तैयार है फिर 2024 के बाद। राहुल गांधी ने 2024 से पहले सड़क पे इसलिए है कि देश जो है वो सड़क से उठ करके आगे को आ जाए, सड़क जो है वो संसद से सीधा संवाद कर सके। लेकिन जिनको परेशानियां हो रही हैं वो निश्चित तौर पे महलों से सड़कों पे आ जाएंगे, ये तय मानिए राजीव जी। जयशंकर जी, माफी चाहूंगा, बहुत देर तक आपको इंतजार करना पड़ा, तमाम वक्ताओं की बातें लगभग घंटा भर आप इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ज्यादा लंबा नहीं, सीधा सवाल कि क्या राहुल गांधी ने, विपक्ष छोड़िए, मोदी और मोदी सरकार या बीजेपी आरएसएस के सामने एक जबरदस्त चुनौती पेश कर दी है इन 10 दिनों में? यकीनन राजीव जी, सड़क की राजनीतिकता को परेशान करती ही है, इससे तो कहीं कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तो एक आकर्षण भी बढ़ा है, उनके प्रति एक आकर्षण रहता है। सिर्फ यही होता है कि वो बीच में जो गायब हो जाते हैं तो उसको लेकर के जितना वो कमाते हैं उतना वो गंवा देते हैं। तो अगर इस पर वो काबू पा लेंगे, अभी तक तो लग रहा है, अभी उनकी कंसिस्टेंसी लग रही है कि अगर इस पे चलते रहे और कांग्रेस के इथोस को, कांग्रेस की नीतियों को अगर सामने लाते रहे और बताने की कोशिश करें कि साहब हम चाहते हैं, हमारा जो देश बनाने की हमारी जो कल्पना है, हमारी जो योजना है, हमारी जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, वो क्या है, किस आधार पे हम करना चाहते हैं। देखिए, बेरोजगारी का विरोध तो हम लोग करते ही रहे हैं, जब हम पढ़ते थे तब से ही करते रहे हैं कि साहब रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी। आज नौजवानों को हमने सुना, बच्चियां थी वो भी नारे लगा रही थी। तो लेकिन जब जनता पार्टी सरकार आई तो भी रोजगार नहीं दे पाई, भाजपा के लोग लगाते रहे, भाजपा की सरकार बनाई, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कहीं रोजगार नहीं दे पाई, रोजगार तो छीनते ही चले गए। महंगाई हटाना है तो महंगाई कैसे हटाना है, उसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपकी जब सरकार थी तो उस समय भी तो महंगाई थी ही थी, ऐसा तो नहीं था, अब आज थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। तो एक कार्य योजना आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच में बताने की कोशिश करनी होगी, बतानी होगी। और दूसरा यह कि देखिए, कांग्रेस जैसे आज हालत है, कांग्रेस को खुद के भरोसे राजनीति करनी पड़ेगी। अब केजरीवाल कांग्रेस की मदद करेंगे या नीतीश कुमार करेंगे या अखिलेश यादव करेंगे या ममता बनर्जी करेंगे, अगर करना ही होता तो ये लोग कांग्रेस के साथ होते ना, कि कांग्रेस से अलग होकर, मतलब अलग होकर के पार्टी क्यों बनाते? तो उसके भरोसे नहीं रह करके कांग्रेस को पहली बात तो यह तय करनी पड़ेगी कि हम क्या अकेले भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सांप्रदायिकता या फांसीवाद का मुकाबला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम किन दलों को साथ लेंगे, ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो या तो पहले एक बार तय कर लीजिए। अब ये कहना, देखिए ये तो बार बार कहा ही जा रहा है कि साहब केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है या आरएसएस के रिचार्ज हैं, ये सब बातें आप कहते रहिए, लेकिन आपने केजरीवाल को कमजोर करने में क्या किया? केजरीवाल की राजनीति को फलने फूलने ना पाए भाई। अब पंजाब में आप हार गए, बना लिए, तो बी टीम कौन रह गया? किसके वोट काटा उन्होंने भाई? आपकी सरकार थी, आप अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। एक समय जब था, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी और केजरीवाल जब आ रहे थे राजनीति में, तो कहा जा रहा था साहब ये तो कांग्रेस की ही बी टीम है, क्योंकि संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे और अरविंद केजरीवाल का क्या एनजीओ था और कैसे कैसे क्या सब संपर्क जोड़ा जा रहा था। लेकिन पता लगा कि कांग्रेस भी साफ हो गई और बीजेपी साफ हो गई, केजरीवाल आ गए। और जब से आ गए तब से कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है, दिल्ली में हो या मान लीजिए पंजाब में ही सरकार बन गई, तो पंजाब में कांग्रेस ने इतने दिनों में क्या किया जिससे लगे कि हाँ साहब आप कुछ करना चाहते हैं? तो कह देने में तो बड़ा आसानी होती है कि बी टीम है, सी टीम है या रिचार्ज कूपन है, कुछ भी है। तो इससे तो बात नहीं बनने पा रही है, आपको कहीं ना कहीं तय करना पड़ेगा। देखिए,
बात यह है, मुझे लगता है जो राहुल गांधी की रणनीति एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। देश में जो लोकसभा की सीटें हैं, 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं, ऐसे राज्यों में हैं जहां कांग्रेस सामने बहुत, कर्नाटका में जैसे मान लीजिए है, या केरला में कम्युनिस्ट हैं, केरला में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का ही आमना सामना है, लेकिन सीधी फाइट में है कांग्रेस। तो इन सीटों पे केंद्रित करने की रणनीति कांग्रेस की लगती है, और उसमें सीधा सा समीकरण यह कि अगर उनपे हम पूरी तरह से, मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश से बहुत ताकत लगाएंगे तो 2 चाहे 4 सीट मिल जाएगी, या 5 मिल जाएगी, बहुत होगा तो 10 भी मिल सकती होगी। लेकिन उतनी ताकत अगर वो कर्नाटका में लगाएं, अगर केरला में लगाएं, अगर राजस्थान में लगाएं और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लगाएं, तो जहां जहां जीरो रहे वहां से तो आप अधिक सीटें आपको मिल सकती हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी सघन कार्य योजना में कहीं ना कहीं यह है कि कम से कम 150 सीटें कांग्रेस के पास आए। अगर 150 सीटें आ जाती हैं, यकीन मानिए, और अगर विपक्ष सरकार बनाने में आती है तो यकीन मानिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा। लेकिन अगर इनकी सीटें 100 से कम हो जाती तो फिर यह भी यकीन मानिए कि साहब तब कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कांग्रेस समर्थित तीसरे मोर्चे को कहें या जो भी कहें, जैसे भी कहें, उसका कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए इसको बहुत ही क्लियर समझ के रखना होगा। अब दूसरी बात यह है, जैसे हमारे मित्र सुनील ने कहा बीच में कि साहब वो कांग्रेस को छोड़ करके सभी दलों ने भाजपा का साथ दिया है, भाजपा को फलने फूलने में मदद की है। मैं उसके लिए थोड़ा सा इतिहास को दुरुस्त कर देने की कोशिश करना चाहता हूं कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, उनको हटाने में, उनकी सरकार को गिराने में कांग्रेस और भाजपा एकजुट हो गए। यह ऐतिहासिक संदर्भ है जिसमें कांग्रेस और भाजपा एक साथ आए, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए भाजपा को कौन, भाजपा के लोग तो किसी का भी समर्थन मिल जाए, किसी का भी सहयोग मिल जाए, एन केन प्रकार है, हर तरह से करने को तैयार रहते हैं। झुकने होगी तो झुक भी जाएंगे, तन में की जरूरत होगी तन भी जाएंगे, दाएं चलना होगा दाएं चल देंगे, बाएं चलना होगा बाएं चल देंगे, क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य है। आज बाकी दलों के पास कोई उस ढंग से दूरगामी लक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर वो कोई काम कर सके। अब आज देखिए, अभी कर्ण सिंह का बयान आ रहा था बीच में, कहीं देखा मैंने, साहब कांग्रेस में मेरे लिए कोई भूमिका नहीं है। अब कोई भी पत्रकार एक बार कर्ण सिंह से पूछे कि साहब कर्ण सिंह जी, आप कांग्रेस में, कांग्रेस की किस नीति से प्रभावित होकर के रहे अभी तक, क्या है आप, कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप कांग्रेस से जुड़े रहे अभी तक, सिवाय सत्ता और संसद में रहने के अलावे और तो कोई क्या है। यही हाल अधिकतर कांग्रेसियों का है, कांग्रेस के नेताओं का आज की हालत में यही है। अगर कांग्रेस की नीति से जुड़े रहे, सांप्रदायिकता के विरोध की राजनीति से जुड़े रहे, सामाजिक न्याय से जुड़े रहे, धर्मनिरपेक्षता से जुड़े रहे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के फौज से प्रभावित होकर के कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस से क्या आपको हासिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसके लिए आप राजनीति कर रहे हैं। तो यह राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और माफ कीजिएगा, ठीक है 2024 में आज की हालत में जो महंगाई है, बेरोजगारी है या और सारे इश्यूज हैं, उसको लेकर लगता है कि भाजपा कमजोर हो रही है। लेकिन भाजपा के पास जितने संसाधन हैं, जितना मीडिया का है, जितना उनके पास जो मजबूत आरएसएस का संगठन है, ये सारे को रहते हुए बहुत ज्यादा उम्मीद करने की बहुत जरूरत हमको लगती नहीं है। हाँ, ये है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, अगर विपक्ष एकजुट होकर के चुनौती देता है तो बात बन सकती है, लेकिन उसके लिए भी नाको चने चबाने होंगे। बहुत आसान जैसा कोई समझ ले तो ऐसा नहीं है होने वाला है। अब आप देखिए मुश्किल क्या है कि जब भी थोड़ी सी चर्चा होती है कि भाजपा कमजोर हो रही है, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार ने पाला बदला तो उसके बाद लगा कि नहीं साहब कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, या राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की, पद यात्रा शुरू की, तो उसके बाद से लगा कि साहब कांग्रेस कुछ मजबूत हो रही है, सरकार कुछ कमजोर हो रही। अब इसके बाद ही नए नए चेहरे आने शुरू, सीआर साहब घूमने लगे, पटना तक पहुंच गए, साहब हम भी हैं दावेदार। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली जीते उसके बाद पंजाब भी जीत गए, अब उनको उम्मीद लगती है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में उनकी पार्टी कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी
तो बड़े दावेदार हम भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी को लगता है कि साहब उनके नेतृत्व में, उनके नाम पर जनता दल परिवार, जो पुराना परिवार रहा है, वो एक साथ एकजुट हो जाएगा, तो हम हो सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। सबकी रणनीति यही है कि 2024 का फलाफल क्या होगा। मैंने जैसे कहा कि अगर कांग्रेस को 150 सीटें मिलती हैं, 150 के आसपास सीटें मिलती हैं, तो अब यही नीतीश कुमार और बाकी लोग मिलकर के राहुल गांधी के लिए लामबंदी करेंगे। और अगर 100 के आसपास सिमट कर रह जाती है, तो फिर कांग्रेस समर्थित नीतीश कुमार उभर करके सामने आ सकते हैं। अभी जैसे रविकांत जी बता रहे थे कि देश भर में जिस जंग की तैयारियां चल रही, तो कांग्रेस और नीतीश कुमार लगभग मिलीजुली एक राजनीति ही कर रहे हैं। उनकी रणनीति लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती ही है। अब सवाल यह भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी चीते के बारे में बात हो गई, या मोदी जी क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। देखिए, उन्होंने कम से कम भक्तों का एक इतना बड़ा संसार खड़ा कर लिया है कि वो कुछ भी बोले सब मानते हैं कि हाँ, ये तो प्रधानमंत्री जी का है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाई, अब यही चीते वाली बात है कि 2009 में हो गया था, पैसा भी जमा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रोक लगा दिया था, तो मामला रुक गया था चीतों की यहाँ आने की बात। और उसके बाद अचानक फिर अभी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, जैसे भगवान जाने, मैं उसके बारे में नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, खाली हो गया उसका पहले वाला आदेश, तो चीते वापस यहाँ आ गए साहब। तो अब इसको कहना कि साहब 75 साल में जो कभी नहीं हुआ, तो ऐसी बातें एक नहीं, हमको तो अगर गिनना शुरू करें या कोई छापने को तैयार हो तो पूरी एक पुस्तिका छप जाएगी। तक्षशिला को उन्होंने बिहार में बता दिया, क्या फर्क पड़ा उनके भक्तों पर या अंधभक्तों पर। उन्होंने सिकंदर का, दीने इलाही का बेड़ा गिरा दिया, यह गंगा के किनारे पटना के पास जो है डुबा दिया। सिकंदर तो आया ही नहीं था इधर, कभी आया ही नहीं था, लेकिन लोगों ने मान लिया था, कोई उसका ये नहीं किया। उन्होंने गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ और संत कबीर को एक साथ मगहर में बैठा दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का सपूत बता दिया और कह दिया कि साहब विवेकानंद उनके साथ बैठ करके लंदन में विचार विमर्श करते थे, किसी ने नहीं पूछा कि साहब मोदी जी आप ये जो बता रहे हैं। और तो और हमारी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब पर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में था। हम और आप तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के शोरमा भी उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी नहीं ला सके कि साहब ये क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी किस ढंग का इतिहास समझा रहे हैं संसद में बैठकर। तो सवाल यही है कि उन्होंने कैसा अपना औरा तैयार कर लिया है कि कहे तो कहते हैं हाँ मोदी जी बोल रहे हैं तो कभी गलत नहीं होता है। और उनके विरोधी भी उसको उस ढंग से जनता के बीच में पहुंचा पाने में नाकामयाब रहे हैं, इस बात को वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो मुख्य रूप से यही है कि राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर के बेचैनी हो या परेशानी हो, जाहिर सी बात है कि उनके राजनीतिक विरोधी क्यों ये करेंगे, लेकिन कभी न कभी तो जैसे एक बात ये है, जब केरल में सीपीएम को विरोध हो रहा है, उसको लग रहा है कि साहब अगली बार विधानसभा का चुनाव होगा तो हो सकता है कि कांग्रेस हमको गायब कर दे। और लोकसभा के चुनाव में तो पिछली बार भी हुआ था कि अधिकतर सीटें कांग्रेस के पास ही केरल से आ गई थी। लेकिन एक चीज तो हो सकता है कि दोनों एक साथ मिलकर के केंद्र के खिलाफ तो बात कर सकते हैं, केंद्र की राजनीति के खिलाफ, केंद्र जिस तरह से राज्यों के साथ व्यवहार कर रहा है उसके खिलाफ तो आप लामबंद हो सकते हैं। लेकिन वही है कि हमको मौका मिलना चाहिए, हम नहीं होंगे तो अब ममता बनर्जी का ही है। दूसरा यह है कि बाकी जो हमारे छत्रप है या नेता है या विपक्ष में है, ईडी और सीबीआई कब उनके घर पहुंच जाएगी इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, तो उससे भी डरे लोग हैं। ममता जी अब कुछ बोल नहीं रही है, मायावती जी भी चुप बैठी हैं, अखिलेश जी जरूर कभी बोल देते हैं कि साहब नीतीश कुमार की जब बात होती है तो कहा कि नहीं साहब वो अकेले क्यों, बहुत लोग दावेदार हो सकते हैं, मतलब हम भी हैं। तो ये सारी बातें तो आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मत बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस मुक्त के नाम पे जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त का, आज विपक्ष मुक्त भारत को बनाने की तरफ बढ़ रही है, जहां जरूरत नहीं है। मणिपुर में कोई जरूरत नहीं थी कि जनता दल यू के विधायकों को तोड़ा जाए, क्योंकि आपकी सरकार के पास पूर्ण, बल्कि उससे पूर्ण से भी ज्यादा बड़ा बहुमत था। गोवा में आपके पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा। ये मैसेज देने के लिए कि हम हमारा पैसा हम जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे तोड़ के अपने पास रख लेंगे।
तो एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष में सजनी हमऊ राजकुमार, मतलब हम ही हैं, हम ही को मान लो। तो ये जब तक राजनीति नहीं छूटेगी, जब तक, मतलब एक कहानी है ना कि जो जब जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर हो रहा था तो सब जितने राजा और महाराजे जो आए थे सब लोगों ने कहा सजनी हमऊ राजकुमार, मतलब वरमाला हम ही को पहना दो। और जब किसी से धनुष नहीं उठा तो जनक ने कहा मारो इन सबों को। तो उन लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब महाराज मैं नाऊ हूं, मैं तो इनका नाऊ हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। तो वही है कि जब ईडी घर में पहुंच जा रहा है तब तो आप दुबक करके बैठ जा रहे हैं, अन्यथा कह रहे हैं कि साहब हम भी प्रधानमंत्री की रेस में, हमारी जब स्वीकृति ज्यादा है पूरे देश भर में है। तो इस तरह का विपक्ष अगर चलेगा, सीधी सी बात है, अगर आपका सांप्रदायिकता से विरोध है, अगर आपका फांसीवाद से विरोध है, अगर आपका मनुवाद से विरोध है, अगर आपको बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करना लड़ना है, अगर महंगाई के खिलाफ आपका कोई कमिटमेंट है, अगर आपका इस बात के लिए है कमिटमेंट कि इस देश का गौतम अडानी दुनिया का दूसरे या तीसरे नंबर का पूंजीपति बन जाता है और उसके ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज भी लदा रहता है, और उसी देश में संतोषी जैसी महिला जो झारखंड की आदिवासी महिला है भाग भाग करते हुए जान दे देती है, तो इस पर विवाद होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। अगर आपके राजनीतिक एजेंडे में संतोषी नहीं है, गौतम अडानी नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो आप घूमते रहिए, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। मुख्य बात यही है कि राहुल गांधी को एक तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अपनी कार्य योजना, अपनी कार्यनीति भी बीच बीच में स्पष्ट करना होगा, जन समस्याओं को लेकर के वहीं पे बोलना होगा। और दूसरा ये कि विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं एकाएक तरह का कोई लामबंदी या मोर्चा जो भी हो, कुछ न कुछ बनाने की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अकेले आज चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, क्षेत्रीय दल कोई भी हो, आज भाजपा को अकेले चुनौती दे पाने में हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सक्षम होगा। कांग्रेस की बात जैसे मैंने कहा कि 250 सीटों पे वो आमने सामने की लड़ाई हो सकती है उसकी, तो वहां पे अगर वो अपनी ताकत को ज्यादा झोंके और मजबूत करे और बाकी जगहों पे अपने जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ किसी तरह का समन्वय या सहयोग बना करके अगर काम करे तो हो सकता है कि बात बन सकती है। और उसीलिए जो आज सड़क गूंज रही है, सड़कों पे जो नारे दिखाई दे रहे हैं और जो उनका हाव भाव है राहुल गांधी का, तो उसको लेकर के उम्मीद तो बढ़ती है, लेकिन वो उम्मीद तभी होगी जब लोगों को भरोसा हो। क्योंकि आप देखिए भाई, जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया पर जिस ढंग की उनकी उपस्थिति है, हमको बताया गया कि हर जिले में नहीं, अब तहसील में भी जो पेड उनके कार्यकर्ता हैं, आईटी सेल के से जुड़े पेड कार्यकर्ता हैं, जो जब बम्बार्ड होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो उसको शेयर करना, उसको या ट्विटर पे डालना या फेसबुक पर डालना या उसको रीट्वीट करना, उसको जवाब देना, हमारे जैसे लोगों के पर 2-4 अपशब्द निकालना, ये सारा काम वो सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। तो उसका काउंटर करने के लिए आपके पास कोई नेटवर्क तो है नहीं, आपके पास कोई उस तरह का संगठन भी नहीं है, तो एक तो संगठन पर भी ध्यान देना होगा, नेटवर्क। हालांकि इधर सोशल मीडिया थोड़ा कांग्रेस का भी, उनका भी आईटी सेल कुछ सक्रिय हुआ है, जिस ढंग से साबित करने की बातें होती हैं, जो बातें आती हैं फर्जी बातें उनके आईटी सेल्स वाले आते हैं, तो उसका जवाब उसी रफ्तार के साथ अब आने लगा है, लोगों को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने लगा। इसीलिए वो जो टी शर्ट वाली बात थी या लीटर वाली बात थी या ये इस तरह की जो बातें हैं वो जन सामान्य में उतना नहीं घुस पाया। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों की या उनके संगठन के और उनके जो आईटी सेल है उनकी नाकामयाबी रही है ना, कि राहुल गांधी को भाजपा के आईटी सेल वालों ने पप्पू साबित कर दिया। पूरे देश भर में जो बात कभी राहुल गांधी ने कही नहीं, उनके नाम पर चेक करके चला दिया। तो अगर इन सारे मुद्दों पे मिलकर के आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी और उस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ नरेंद्र मोदी या अमित शाह से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत ही संगठित ताकत के साथ है, जिसके साथ संसाधन, सत्ता, मीडिया सब कुछ साथ साथ है। अगर जनता आपके साथ हो जाती है, जनता की सोच को आप उठाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे वो कह रहे थे हमारे रविकांत की जो ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, अगर इन तबकों पे अगर आपका फोकस होता है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के इशूज को लेकर के फोकस होता है, अगर ये 3 लामबंद हो जाते हैं तो फिर आरएसएस की ताकत कहीं रह नहीं जाएगी। ये बात भी सच है। जी राज जी, इस बीच जब ये आप अपनी बात रख रहे थे, इस बीच एक सर्वे आया है जयशंकर जी, सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे है, जिसमें ये पूछा गया कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। उसमें पहले नंबर पर राहुल गांधी हैं।
आप याद कीजिए कि सप्ताह भर पहले तक अगर कोई ऐसा सर्वे आता था तो राहुल गांधी पहले नंबर पे नहीं आते थे। तो ये इस यात्रा में, ये जो 10 दिन की यात्रा है, उससे एक परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा, ऐसे बहुत सारे सर्वे आते रहेंगे, उस पर चर्चा होगी। यहां मायने वो नहीं है, मायने ये है कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में खलबली है, परेशानी है? क्या सत्ता पक्ष थोड़ा बहुत परेशान, थोड़ा बहुत भी, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी 10 दिन में कामयाबी मिली है तो इसका मतलब है कि जिस मकसद से ये यात्रा हो रही है वो सही दिशा में चल रही है। आप लोगों से एक अनुमति चाहूंगा कि 10 मिनट का अगर ये कार्यक्रम, क्योंकि 14 ऑलरेडी 7:15 हो चुका है, अगर आप पांचों साथी अगर हों तो 2-2 मिनट करके 10 मिनट आप लोग वो करें। और एक ही सवाल कि क्या बीजेपी इन 10 दिनों में बीजेपी थोड़ा बहुत भी परेशान दिखाई दी है आपकी नजर से? मीनू जी क्या कहेंगी? क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी हैं कांग्रेस के सामने, और जिन चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे जयशंकर जी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कि राहुल गांधी की जिस छवि को गढ़ दिया गया है उस छवि से राहुल गांधी को बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हम और आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं और हमारे साथ हमारे मिजाज के लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं अपनी बातें, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया पे जाइए और वहां के दर्शकों की संख्या और वहां जो लोग बातें करते हैं, जो लोग इन चीजों को पसंद करते हैं, उसमें राहुल गांधी उनकी पसंद नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने यही है। लेकिन उन चुनौतियों से इतर इन 10 दिनों में क्या लगता है थोड़ी बहुत भी कामयाबी मिली है? जी राजीव जी, देखिए कामयाबी में ये जो आपने अभी ये सी वोटर सर्वे की बात बताई है, ये तो एक अच्छा खबर है अगर सच होती है तो। हालांकि मैं ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन दूसरी खबर एक और भी है। लद्दाख में हिल काउंसिल है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में हो गया है। तो लद्दाख की जो हिल काउंसिल है उसमें उपचुनाव हुआ था, तो उसमें आज रिजल्ट आया है, तो वो कांग्रेस ने उसको भारी अंतर से जीता है। तो ये एक मैसेज है कि लद्दाख में भी इस यात्रा का असर पड़ रहा है। राजीव जी, मैं 1 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लेने की गुजारिश करूंगी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि जो ये आज ये चीता, मिस्टर चीता वहां बने हुए हैं और वो वन्य जीवों के, वन्य जंतुओं के सबसे बड़े संरक्षक घोषित कर रहे हैं अपने आप को। मैं पूरे भारत को और आपके दर्शकों को ये संज्ञान में लाना चाहती हूं कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री, जिन्होंने 1972 में इस देश में वन्य जीव संरक्षण एक्ट को लाई थी, जिसमें कि एंडेंजर्ड स्पेशीज, मतलब जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं पक्षियों की, पशुओं की, उनको उनका शिकार करना, उनको मारना, वो एक कानूनन अपराध होगा और उसकी सजा भी होगी। ये जो आपके सिंकारा, जो आपके सलमान खान का केस है जोधपुर का, वो उसी एक्ट के तहत हुआ था। तो जो आप वो कह रहे हैं ना 70 साल में और 75 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 70 साल का ही नतीजा था कि जो बहुत सारे पशु पक्षी जो आज हम देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये कोई एक्सचेंज इस तरह से पशुओं का, पक्षियों का पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत अक्सर ये देशों के बीच में होता रहता है। आपको ध्यान है वो मंगोलिया से टट्टू आए थे मोदी जी के लिए, कहाँ है वो टट्टू, कुछ भी नहीं पता है किसी को। तो वो ये चीजें और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। आपने वहां चीते छोड़ तो दिए हैं, लेकिन आज जो है जिन राज्यों में सघन जंगल है, उसमें मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, वहां पे मानव का और जंतुओं का एक संघर्ष हो रहा है। जरूरत उसकी है कि पहले उस जो मनुष्य और पशु का संघर्ष हो रहा है वन्य जीवों का, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि इस तरफ आपने जो ये एक इवेंट बना दी। इवेंट भी क्यों बना दी? क्योंकि वो राहुल गांधी से जो आपने अभी पूछा कि कुछ फर्क पड़ा है क्या, फर्क यही पड़ा है सबसे पहले बड़ा। जन्मदिन पे हमेशा माता जी के पैर छूना, पूरा सेट लगा के, पूरे कैमरा की टीम और पूरा जिसको कहते हैं ना शूटिंग होती थी, जो वो इवेंट उन्होंने इस बार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, आपने जो भी पिक्चर दिखाई कि वो शेर अंगड़ाई ले रहा है, राहुल गांधी का जो पोस्टर दिखा रहे हैं, तो वो उनको लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जिसको कहते हैं ना कि विच इज इन वोग, मतलब फैशन, मतलब युवा किस चीज को पसंद करते हैं। तो उन्होंने भी अपना दिखाया, चीता वहां चश्मा लगा के, और वो बहुत इतने पावरफुल कैमरा से उसकी वो फोटोग्राफी कर रहे हैं।
तो अब ये भी पूछा जाना चाहिए भाई ये फोटो, ये कैमरा जो है वो 8-10 लाख का कैमरा है, मोदी जी क्या शौकिया फोटोग्राफर है? उनसे भी कोई पूछे कि कहां से आया है ये कैमरा, लेकिन कोई पूछेगा नहीं। और उसमें दूसरी बात आप ये देखेंगे कि वन्य जी वो जो जिस रैली को वो लेडीज की संबोधित कर रहे हैं, उसमें फायदा तो हुआ रैली का मोदी के जन्मदिन का, महिलाओं को हुआ है। आप देखेंगे उसमें कि महिलाएं एक से साड़ी पहने बैठी है, 10-10 महिलाओं ने एक एक तरह की प्रिंट की साड़ी पहन रखी है। इट मीन्स उनको गिफ्ट में दी गई है वो साड़ियां। आप उसको वीडियो चलाएं तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो दूसरी बात यह है कि अब ये जो इसकी बात कर रहे हैं कि असर का क्या होगा, देखिए, और विपक्षी एकता की बात हम सभी पैनलिस्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरा अभी भी मानना है कि हनुज दिल्ली दूरस्थ, अभी भी दिल्ली दूर है। इसी बीच में 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और ये जो पदयात्रा है, ये इस वर्टिकल पदयात्रा के साथ साथ अब ये हॉरिजॉन्टल भी करने जा रही है कांग्रेस। तो इसका बहुत कुछ सकारात्मक नतीजा सामने आ जाएगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि विपक्षी एकता किस रूप का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। तो मैं होपफुल। बिल्कुल मीनू जी, कैमरे की बात कर रही थी तो एक सोशल मीडिया पे इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब देख रहा था थोड़ा सा, तो ट्विटर पे एक फोटो आज के मोदी जी जो जिस कैमरे से फोटो ले रहे हैं, उस कैमरे का जो लेंस है वो बंद है। ये उसको कोट करके किया गया, तो लेंस बंद है लेकिन बहुत ध्यान से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं। चलिए खैर, प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे भी वही सवाल कि क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से थोड़ा बहुत भी गेन कांग्रेस को हुआ है? और सबसे बड़ी चुनौती जो कांग्रेस के सामने राहुल गांधी की छवि को चेंज करना, आपको लग रहा है क्या कि ये यात्रा उस छवि को चेंज करने में सहायक होगी? देखिए राजीव जी, ये तो नरेंद्र मोदी हैं, वो महामानव हैं, क्या हैं कि कैमरे में लेंस बंद हो फोटो खींच सकते हैं, पेन कागज के ऊपर हो वो लिख सकते हैं, तो वो गैस नाले के गैस से वो चाय बनवा सकते हैं, बादलों के बीच से हवाई जहाज को गुजार सकते हैं, कोई देख नहीं सकता। तो खैर उनकी बात तो अलग है, लेकिन उसी आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व की राजनीति है, उससे ही मैं एक मिथक लेकर के राहुल गांधी की इस यात्रा को जोड़ना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि दक्षिण टोला होता है गांव में भी, और कहानियों में भी आपने सुना होगा, और दक्षिण टोले में कमजोर लोग रहते हैं, दलित रहते हैं आमतौर पर, और दक्षिण में जाना के मनाही होती है, अशुभ माना जाता है। लेकिन जिस राम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी राजसत्ता हासिल की है, उस राम को नायकत्व तब मिलता है जब वो दक्षिण भारत जाते हैं, समन्वय करते हैं और वहां से जीत करके आते हैं, तब वो नायकत्व प्राप्त होता है। इसलिए जो राहुल गांधी की यात्रा है, क्या हम इसे इस मिथकीय चरित्र के रूप में देखें कि वो भारतीय जनता पार्टी की लंका में अब वो आग लगाने जा रही है, और राहुल गांधी क्या दक्षिण से निकल करके नायक की तरह उभर रहे हैं, जो आज सी वोटर का सर्वे कह रहा है, या लद्दाख की जो आज चुनाव के परिणाम आए हैं, और जो जिस तरह से उनकी छवि निखर रही है, मैं इसे इसी मिथकीय के रूप में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व है और जो राम कथा है, उसी के अनुसार राहुल दक्षिण से निकल करके राम की तरह वो नायक बनने की तरफ अग्रसर है। अब आगे देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। और राम भी नायक 14 साल के वनवास के बाद ही बने थे। तो ये जो 3400 या कहें 4000 किलोमीटर की यात्रा जो है, वो यात्रा पूरी करते करते क्या राहुल भी एक नायक की भूमिका में आएंगे? नायक मतलब सीधा कि क्या देश की जनता राहुल को एक आदर्श के रूप में, आइडल के रूप में लेने लगेगी? एक तस्वीर, एक वीडियो हम लोग बार बार दिखा रहे थे, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित आप लोगों का नहीं कर पाया। अगर हमारे प्रोड्यूसर उस वीडियो को ले आए, क्योंकि उस वीडियो में है लंबी लाइन लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं, और उन कतारों में ये नहीं कतार लगी, ये देखिए, ये राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए केरल में लोग लाइन में खड़े हैं। ये देखिए, ये एक लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, और ये तस्वीर आप देखिए,
ये क्या कुछ कहता है? ये जो तमिलनाडु से, कन्याकुमारी से शुरुआत और फिर केरल के बाद कर्नाटक पहुंचना, महाराष्ट्र पहुंचना, आंध्र प्रदेश पहुंचना, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान, दिल्ली, उससे पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू। तो ये पूरी क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो ये तय मानिए दोस्तों कि 14 साल जो रामचंद्र जी का वनवास का काल था, उससे पहले वो भी युवराज थे और उसके बाद वो आदर्श पुरुष बन जाते हैं। क्या ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में, एक आइडल के रूप में क्या वो अवतरित होंगे राहुल गांधी? एक बड़ा सवाल है। लेकिन आना चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट, हमारे दो तीन साथी हैं, एक 2 मिनट में चाहूंगा। सुनील शुक्ल जी, किस रूप में आप देखते हैं? सवाल वही है, कुछ मिल पाया है अभी तक? में मेरी मान्यता है कि इस राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस का आम लोगों के साथ जो पब्लिक कनेक्ट है वो बढ़ा है। राहुल गांधी के बारे में जो एक रिलेंटेंट पॉलिटिशियन का एक जो आरोप चस्पा करने की कोशिश की जा रही थी वो मिटा है। राहुल गांधी ने लोगों के बीच में यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, संघीय ढांचा टूट रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार मौन है और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और लोगों ने रिस्पांस किया इसके लिए। और चूंकि यह संदेश देने में चूंकि राहुल गांधी सफल हो रहे हैं, लोगों का रिस्पांस, लोग भी उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह बताता है कि कांग्रेस, बीजेपी में एक तरह के में बेचैनी है। और बीजेपी ने जिस तरीके से राहुल गांधी के इस पूरे यात्रा को आक्रामक रूप दिखाया है, यह भी बताता है कि बीजेपी में कितनी बेचैनी है। और जिस छोटी छोटी बातों को लेकर के जिसको बड़ा बनाने की कोशिश की गई, जो चल नहीं पाई, बीजेपी का हमला बता रहा है कि बीजेपी में बेचैनी है। कभी बीजेपी अन्यथा बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा को गंभीरता से लेती नहीं। और मैं एक चित्र, जो आपने रैली वीडियो दिखाया राजीव जी, एक वीडियो में देख रहा था कि सोशल मीडिया पर ही, उसमें एक लड़की अपनी मां के साथ खड़ी है और एक चादर लिए हुए है जो राहुल गांधी को देना चाहती है और शोर मचाती हुई दिखती है वो, लेकिन कोई दिखता नहीं और सिक्योरिटी वाले उसको रोक लेते हैं। इसी बीच में वो लड़की रस्सी को उठा दौड़ती हुई राहुल गांधी के पास जाती है और उनको चादर उड़ाती है और लौट आती है। और जब उसको लोग, मीडिया वाले उससे पूछते हैं तो वह इतनी उत्साहित है कि उसको बोल नहीं पाती, अपनी बात नहीं कर पाती है। तो इस तरह के दृश्य आम है। ये वो कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है, वो सामान्य लोग हैं जो एक नेता को जाते हुए देख रहे हैं, जिससे अपने आप को जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और अब तक जो भी ऐसा मैंने, हो सकता है, लेकिन अब तक मैंने जितने वीडियोस देखे हैं, कहीं ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ा कि राहुल गांधी 50 लोगों के साथ पैदल चले जा रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। लगभग पूरे सड़क में आम लोग खड़े होकर के, तो यह अनायास नहीं होता। आप इतने बड़ी संख्या में लोगों को आप बटोर के ला नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से एक स्वाभाविक रिएक्शन भी होता है। जिस अगर मार्केट से निकल रहे हैं तो लोग अपने छतों पर खड़े हैं और पूरा का पूरा कुनबा खड़ा है। तो यह जो पब्लिक कनेक्ट बीजेपी का बड़ा है, सबसे बड़ी चिंता बीजेपी की यही है। ये जो पब्लिक कनेक्ट जिसके ऊपर बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे थे, और जयशंकर जी ने बात कही कि जो पब्लिक कनेक्ट अब खत्म होता जा रहा था कांग्रेस का, वह बढ़ा है और उससे बीजेपी में बेचैनी है। और एक बात मैं जयशंकर जी को कर दूं कि मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने केवल ये कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही हो जो बीजेपी के साथ सत्ता में नहीं रही। सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन सत्ता में लाने के लिए, आप खुद को सत्ता में बने रहने के लिए अकेली पार्टी है जिसने बीजेपी का साथ नहीं लिया, यह मैंने कहा था। और तो मैं मानता हूं जयशंकर जी को इसकी जानकारियां बहुत है, उनसे ही हम लोग पढ़ करके जानकारी लेते हैं। लेकिन मेरा केवल एक कहा था, इतिहास गवाह, इस देश का संसदीय इतिहास गवाह है कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जो बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता नहीं बनाई, सत्ता बनाने की कोशिश नहीं की। बाकी जितने लोगों के, चाहे वामपंथी हो और चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे मध्यम मार्गी हो, चाहे कोई पंथी हो, सब के सब लोगों ने, और इन्हीं लोगों ने बढ़ाया। सम्मिलित सरकारें इस बात की गवाह है, जनता दल की सरकारें इस बात की गवाह है, जनता पार्टी इस बात की गवाह है, जयप्रकाश जी का आंदोलन इस बात का गवाह है। किसको नहीं पता था कि आरएसएस क्या है? सरदार पटेल को आरएसएस के बारे में जानकारी थी और हमको, आपको नहीं पता है, लेकिन हवा दी गई कांग्रेस को हटाने के नाम पर। खैर,
तो केवल मैं ये कहना चाहता था जयशंकर जी से कि मैंने ये केवल ये बात कही थी कि कांग्रेस बीजेपी के साथ सत्ता में नहीं रही और उनके साथ मिलकर सत्ता में आने की कोशिश नहीं की। और मैं फिर दोहराता हूं राजीव जी कि राहुल गांधी के इस यात्रा से इस देश का राजनीतिक विमर्श बदला है और इस विमर्श ने सत्तारूढ़ दल को बेचैन किया है। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप क्या कह रहे हैं, क्या मानते हैं इस 10 दिन में? देखिए राजीव जी, कांग्रेस को जो फायदा हुआ है या होगा वो तो कांग्रेस का अपना मामला है कि उसको कितना फायदा होता है, लेकिन देश को बहुत फायदा हो रहा है। और मेरे लिए देश पहले है, कांग्रेस का हित दूसरा है। वो कांग्रेस का अपना हित है, लेकिन मेरे लिए देश का हित पहले है। और मुझे लगता है कि देश का बहुत हित हो रहा है। और जो जनता एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है जिस तरीके से, और जिस तरीके से आपस में संवाद बढ़ रहा है, और दक्षिण पश्चिम को, पश्चिम की चीजें पूरब को सब मालूम पड़ रही हैं, और जनता समझ रही है और एक दूसरे को दुर्दल जिस तरीके से बांट रही है, और वो सब चीजें हो रही हैं। और जनता का जो सीधा कनेक्ट एक नेता के साथ हो रहा है, क्योंकि अब तो मनमौजी बातें होती हैं, सब जनता की बातें तो कहीं होती ही नहीं है। तो जनता की बात कौन सुने? अपनी बात तो सब कह देते हैं, बड़े बड़े संसाधन हैं, इतने सारे मीडिया चैनल्स खुले हुए हैं, टीवी के बक्से हैं, सोशल मीडिया पे जो है कई कई हजार की जो है पेज फौज है जो सब मन की बातें करती रहती है, मनमौजी बातें करती रहती है। लेकिन जनता की बात जो है वो सत्ता तक पहुंचे, या सत्ता में जो आने वाले हैं, जो राजनीति करने वाले हैं, जो उन तक पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछले 8 सालों में ये चीज समाप्त हो गई थी कि जनता की बात जो वो कहीं आ ही नहीं रही थी। तो जनता की बात जो है वो सुनी जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और जाहिर सी बात है कि जनता की बात सुनेगा कि जनता से लाभ भी उसी को मिलेगा। तो ये जनता का लाभ उसको मिलना है जो जनता की बात सुन रहा है। जो मन की बातें करता रहेगा वो अपनी मनमौजी बातें करता है, लेकिन अब जनता की बात सुनना जो है वो इस डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। और वही डेमोक्रेसी की जो है पहली चीज है कि जनता की बात सुनी जानी चाहिए। अगर जनता की बातें नहीं सुनी जाएंगी और जनता की आवाज जो है वो सत्ता के कानों तक नहीं पहुंचेगी, तो लोकतंत्र जो है वो गूंगा और बहरा हो जाएगा। तो लोकतंत्र को गूंगा बहरा नहीं होने देना है। जनता की बात जो आनी चाहिए संसद से लेकर सड़क तक, वो ये काम यात्रा कर रही है। जी जयशंकर जी, इस यात्रा से कांग्रेस इतना उत्साहित है कि अब जैसे पश्चिम से पूरब की तरफ की यात्रा की बात चल रही है। बात ये भी चल रही है कि अलग अलग राज्यों में भी, जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, वहाँ भी कांग्रेस अपनी वहाँ की जो लोकल कांग्रेस है वो यात्रा करेगी। बात ये चल रही है कि गुजरात में भी यात्रा करेगी। एक अलग तरह का माहौल कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है। इस माहौल से जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं वो परिवर्तन भी हमको आपको देखने को मिलेगा क्या? जनता की बात कर रहा हूँ। नहीं राजीव जी, देखिए, तो हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि देश में इस समय गिने चुने लोग हैं, जिनमें राहुल गांधी हैं, जो सही वक्त पे सही मुद्दे उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं और बेखौफ होकर के ईडी और सीबीआई के डर के ढपा करके अपनी बातें रखते हैं। और इस यात्रा के बाद देश के युवाओं में, आम लोगों में और कांग्रेस जनों में एक ढंग का एक भरोसा जगा है कि ये लड़का, ये आदमी कुछ हमारे लिए कर सकता है, देश के लिए कुछ कर सकता है। आकर्षण तो था, लेकिन एक क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती थी। जैसे कभी भी कुछ किया, उसके बाद फिर चले गए कहीं और फिर कई महीने गायब रहे, फिर कोई एक उसे उठाया। तो ये जो कंसिस्टेंट रहे, जनता के साथ जो कनेक्ट है, कांग्रेस जनों के साथ जो कनेक्ट है, अगर वो बने। और दूसरा एक जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कांग्रेस के इथोल से लेना देना नहीं है, कांग्रेस की नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना यह है कि बस कहां से हमको राज्यसभा मिल जाएगा, कहां के हम, अगर सत्तारूढ़ पार्टी है वहां पे, उस राज्य में हम प्रभारी बन जाए, कुछ पैसे आ जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब हमको बड़ा बेचैन हुआ। मैं कल भोपाल में परसों नारायण सिंह का बयान जब आया, तो ट्वीट आया कि 10 साल से मैं लोकसभा में, संसद में नहीं हूं। तो मतलब राजनीति में है, सिर्फ संसद में आने के लिए ही है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए आपने क्या किया ये तो बताइए। आपको तो कांग्रेस ने लखनऊ से भी चुनाव लड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। तो इन्हीं लोगों पे आपको कहीं ना कहीं एक नियंत्रण बनाना होगा। इनसे या तो दूरी रखनी होगी या इनको दूर करना होगा। ये जितने लोग हैं जिस ढंग की भाषा बोलते हैं, जो कांग्रेस के इथोज के साथ नहीं है, नीतियों के साथ नहीं है, कार्यक्रमों के साथ नहीं है, उनसे अपने को दूर करना होगा, एक भरोसा देना होगा। ये कांग्रेस जो है अब नई कांग्रेस नई शक्ल में आ रही है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। इस कांग्रेस में
कांग्रेस के इथोस प्रभावी होंगे, कांग्रेस की नीतियां प्रभावी हों, उसके आधार पे जिसको चलना हो तो चले। मुझे लगता है कि युवाओं का जो आकर्षण हो रहा है, क्योंकि युवा बहुत निराश हो रहा है, बड़े पैमाने पे आज की जो सत्ता है उससे निराश हो रहा है, इसलिए उनके साथ जुड़ रहा है। और जैसे सड़कों पे जो भीड़ दिखाई दे रही है, तो हम लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि भाई जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो आपको उसका प्रतिफल तो जरूर मिलेगा। और जैसा अभी हमारे मित्र रविकांत जी कह रहे थे दक्षिण टोला की बात, वो हमारे समाज का बहुत ही दुखद प्रसंग है। आपको पता है, रविकांत को भी पता ही होगा, नहीं उन्होंने चर्चा नहीं की है, दक्षिण टोले में हरिजन मतलब चमार कहिए या दलित कहिए या अनुसूचित जाति के लोग बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि दक्षिण से कोई हवा नहीं चलती है। उत्तरा हवा सुना होगा आपने, पूर्वा हवा सुना होगा आपने, पश्चिमी हवा सुना हो, पछुआ हवा सुना होगा आपने, लेकिन दक्षिणी हवा नहीं चलती है। यानी जो दलित रहते हैं, जो चमार रहते हैं, या जिनको पता नहीं, मुझे असंसदीय हो तो नहीं कह रहा हूं मैं, कि अनुसूचित जाति के लोग जो रहते हैं उनकी हवा भी नहीं आने चाहिए सवर्णों के पास, उस तरफ से कोई हवा ही नहीं, इसलिए उनको दक्षिण टोले में बसाओ। और जब तक कांग्रेस के ये दक्षिण टोले के लोग साथ थे, कांग्रेस सत्तारूढ़ रही। जब से कांग्रेस के नेताओं का कनेक्ट टूट गया दक्षिण टोले से, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। क्योंकि दक्षिण टोले से कनेक्ट टूटा तो फिर माइनॉरिटी के साथ भी कनेक्ट टूटा, ओबीसी के लोग पहले से ही आपके साथ बहुत नहीं थे। आज अगर दक्षिण से राजनीति से आपने शुरू किया है, दक्षिण भारत जिसको कहिए, उसको भी जो हमारे जो आज के मौजूदा हुक्मरान है, इन्होंने एक तरह से दक्षिण टोला ही बना के रखा हुआ है कि कैसे कल्चरल इवेजन हो, कैसे लिंग्विस्टिक इवेजन हो। तो उनमें ये भावनाएं फल रही हैं कि साहब ये केंद्र वाले बैठ करके वहां से हमारे ऊपर सांस्कृतिक हमला कर रहे हैं, भाषाई हमला कर रहे हैं। तो उसको लेकर के अगर उसकी आवाज बन करके राहुल गांधी चलते हैं, दक्षिण टोला को जोड़ते हैं अपने साथ में, और वो इमर्ज करके आते हैं, तो कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। दूसरी तरफ मैं आपसे बताऊं, मैं बीच में ही कहने वाला था कि एक बड़ी घटना ये होने वाली है 25 सितंबर को, चौधरी देवीलाल जी की जन्मतिथि है। उस दिन हरियाणा में नीतीश कुमार सारे जो जनता दल का जो परिवार रहा है, क्योंकि जनता दल परिवार से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे घटक दलों के नेताओं को इस बात का एहसास होने लगा है कि आज कांग्रेस से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमको भाजपा को चुनौती देना है, भाजपा के साथ लड़ना है, भाजपा को शिकस्त देनी है। तो अगर ये एकजुट होते हैं, अगर एक साथ एक मंच पे आते हैं, अब कोई एक बात बनती है, क्योंकि चुनाव के बाद ही देखिए, अभी तो जैसा हमारे और मित्रों ने भी कहा है कि अभी तो 2024 से पहले कई राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे, उसमें भी एक सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल जैसी चीज होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर 2024 में जो चुनावी नतीजे होंगे वो तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी के प्रति जो आकर्षण है, कांग्रेस जनों में जो उत्साह है, उसको ईवीएम मशीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के संगठन पर है, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पे है। जो कनेक्ट टूट गया था, जैसे आपने बताया कि हिमाचल में भी शुरू करने जा रहे हैं, गुजरात में भी शुरू करने जा रहे हैं। आप सोचिए कि साहब इतने वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन कांग्रेस जनों को हमने सड़क पे उतरते हुए नहीं देखा। चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य है जहां पर भी, तो उसको आपको एक ऊर्जा तो प्रदान कर दी है। लेकिन अब राहुल गांधी गली गली में जाकर के कांग्रेस जनों को तो ला करके नहीं आएंगे। ये कांग्रेस के संगठन पे, कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पे मुनस्सर करेगा कि वो लोग इस आकर्षण को किस तरह से चुनावी सफलता में बदल पाते हैं, उनको सड़कों पे लाते हैं, जनहित के सवाल, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष में आते हैं, आंदोलन में आते हैं, तभी बात बनेगी। ये बात तो मान के चलना होगा। और राहुल गांधी निश्चित रूप से अब परिपक्व राजनीति कर रहे हैं, परिपक्व राजनेता के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से काम चलता रहा है, जैसे जयराम रमेश के नेतृत्व में उनका जो मीडिया प्रभाग काम कर रहा है, या सोशल मीडिया या IT सेल के लोग जिस तरह सक्रिय हुए हैं, अगर इसी तरह से इनकी सक्रियता बनी रही, हालांकि इनको थोड़ा बचना पड़ेगा। जो बीच में एक हाफ पैंट से धुआं निकालने की बात दिखाई गई, या वो संबित पात्रा के पैंट से धुआं निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ी बचकानी चीज है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि अगर वही काम जो भाजपा करते हैं उसको हम लोग सारे लोग आलोचना करते हैं, वही काम अगर कांग्रेस का IT सेल भी करेगा या कांग्रेस के लोग भी करेंगे, तो जो आपको सहानुभूति या जो आकर्षण मिलता है वो फिर बराबरी के लेवल पे लाकर रखेगा। तो इससे थोड़ी बचने की जरूरत है। और हाँ, जहां उनके कुछ भी इस तरह के अफवाहें हैं, फेक फर्जीवाड़ा है, उसका
खुलासा हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो, उतनी बड़े तादाद में उतने बड़े संसाधन आपके पास है, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना है उतना भी अगर आप कर सकें तो ये बड़ी बात होगी। बार बार ध्यान रखिएगा कि जनता से कनेक्ट सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और अगर ये जारी रहेगा तो मेरे ख्याल से सत्ता कितनी भी बौराई हुई हो तो उसको सड़क पे आना ही पड़ता है। जी राज, सड़क पे आना होता है। और इस वक्त विपक्षी दल यानी प्रमुख विपक्षी दल कह लें, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, और बहुत जल्दी अध्यक्ष पद का चुनाव भी है, और उसमें पता भी चल जाएगा कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घटनाक्रम होने हैं जिस पर आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये यात्रा सुबह और शाम जारी है, और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की यात्रा, इसके साथ सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग हैं और भीड़ है। जैसा कह रहे थे सुनील शुक्ल जी की 2-4-10 लोग नहीं हैं, एक लंबी चौड़ी, और देख ही रहे हैं आपकी कैसे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं राहुल गांधी से खासकर मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। दक्षिण से ये यात्रा शुरू हुई है, उत्तर आते आते यानी उत्तर भारत, उसमें भी श्रीनगर तक पहुंचते पहुंचते क्या गेन करती है कांग्रेस और क्या गेन करता है भारत यानी देश हमारा, वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथी जो इस वक्त अपनी अपनी बात रख रहे थे, इस कार्यक्रम को समाप्त करूं। आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, मीनू जी, सुनील शुक्ल जी, जयशंकर जी और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा वक्त आप लोगों का लिया, उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के विचार इतने अच्छे होते हैं कि थोड़ा रोकते नहीं बनता है। आप लोग धारा प्रवाह बोलते हैं और इच्छा होती है कि नहीं आपकी पूरी बात सुन लें। आप तमाम साथी जो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, और आपके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, ये आप सब जानते हैं। श्रोता, दर्शक, और इसके साथ साथ आप श्रोता या दर्शक नहीं हैं बल्कि आप पार्टिसिपेंट हैं। आपकी बातें लगातार आप देखते होंगे, मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देखता भी रहता हूं, आपके विचारों से रूबरू होता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि उसका जवाब भी दे पाऊं या उनसे संबंधित सवाल अपने पैनलिस्टों से पूछ पाऊं। तो ये जारी रहना चाहिए। कल रविवार है, कल आपके बीच नहीं आऊँगा, लेकिन परसों सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा लाइव लेकर के। और कल साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम घूमता हुआ आईना 7 बजे शाम अपलोड होता है, उसको देखना मत भूलिए। बहुत कुछ उस पिटारे में भी रहता है, 10-15 मिनट, 15-16 मिनट ज़्यादा मैक्सिमम का एक छोटा सा वीडियो होता है, देखिए और शेयर कीजिए। ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको भी शेयर कीजिए, और जो साथी हमारे अभी तक हमको सब्सक्राइब, हमारे चैनल को जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। पेड है, थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन उसको भी करने की कोशिश कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत वक्त लिया। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।